अभी भी है, वॉइस तो देखो रहेगी बैकग्राउंड वाली, उसको तो मैं नहीं कर सकती कुछ, थोड़ा बहुत कम हुआ है। मेरी वॉइस आ रही है प्रॉपर? यस मैम। Yes, ma'am. चलो आगे बढ़ो टॉपिक में। Yes, ma'am. Okay. यस मैम। Okay. Now moving to the point, we were saying about the mutations. तो हम म्यूटेशंस कर रहे थे और म्यूटेशंस में हमने डिफाइन किया था सबसे पहले आपका जीनोमैटिक म्यूटेशंस के बारे में, देन वी स्टेटेड अबाउट द क्रोमोसोमल एबरेशंस, राइट, कि क्रोमोसोमल एबरेशंस में स्ट्रक्चर में चेंज किया था। अब हमारे पास इसकी थर्ड कैटेगरी आएगी। आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू मूव फॉर द थर्ड कैटेगरी विच इज़ बीइंग नेम्ड एज द जीन म्यूटेशंस। तो हमने कहा था बच्चे जब भी म्यूटेशंस होते हैं तो उसका या तो हमें क्रोमोसोम के नंबर पे और सेट पे, जीनोम के सेट पे फ़र्क दिखता है, या हमें क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर पे फ़र्क दिखता है, राइट। अब हम कहते हैं कि हमें यहाँ पर किस पे फ़र्क दिखेगा, विद रिस्पेक्ट टू दी, राइट, जीन्स के हिसाब से हमें जीन के स्ट्रक्चर पे, राइट। तो अगर जीन का स्ट्रक्चर क्या मीन्स जेनेटिक सीक्वेंस, तो इफ़ देयर इज़ अ चेंज इन द जीन सीक्वेंस, राइट, कि अगर हमारे पास चेंज मिलेगा जीन सीक्वेंस के अंदर, राइट, दैट इज़ जेनेटिक सीक्वेंस। और जेनेटिक सीक्वेंस का सिंपल मीनिंग, राइट, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयरिंग। तो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयरिंग में अगर हमें यहाँ पर चेंज मिलता है तो वी कैन सिंपली नेम इट एज द जीन म्यूटेशंस, हम इसे जीन म्यूटेशंस कहते हैं, राइट। अब ये जो जीन सीक्वेंसेस में जेनेटिक सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड बेस पेयरिंग में चेंज हो रहा है, राइट, तो अब ये जीन म्यूटेशंस क्या है, कैसे होते हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट इट, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक एक करके इनके टाइप दोनों अच्छे से समझने हैं बच्चे, क्योंकि क्वेश्चन इससे बहुत आता है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन का मतलब कि अगर किसी म्यूटाजन का इंट्रोडक्शन हुआ, व्हाट इज अ म्यूटाजन? म्यूटाजन इज एन एजेंट विच विल कॉज द म्यूटेशन, जो म्यूटेशन कॉज कर रहा है। अगर किसी म्यूटाजन का इंट्रोडक्शन हुआ एंड इट विल कॉज अ सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ बेस, तो अब हमने यहाँ पर क्या किया, सब्स्टिट्यूशन ऑफ नॉर्मल बेस जो वहाँ होना चाहिए था, राइट, बाय म्यूटेटेड बेस, जो वहाँ नहीं होना चाहिए था उस बेस से आपने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, राइट। मीन्स दैट अगर मान लो किसी पोजीशन पे मेरे पास एडेनाइन है, एडेनाइन को मैंने प्लेस कर दिया ग्वानीन से, ग्वानीन था, ग्वानीन को रिप्लेस कर दिया एडेनाइन से, साइटोसिन है, साइटोसिन को रिप्लेस कर दिया थाइमीन में, थाइमीन को रिप्लेस कर दिया साइटोसिन। तो मैंने सब्स्टिट्यूशन कर दिया नॉर्मल बेस का म्यूटेटेड बेस से इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, राइट। तो अब अगर मैं इसमें देखूं तो मैं ये चेंज कैसे कर रही हूँ, एम आई डूइंग दिस चेंज इन द मैनर कि मैंने प्यूरीन को किस में चेंज किया है, प्यूरीन में, एंड पिरिमिडीन को किस में चेंज किया है, पिरिमिडीन में। तो प्यूरीन चेंजेस टू प्यूरीन एंड पिरिमिडीन चेंजेस टू पिरिमिडीन। तो अगर प्यूरीन प्यूरीन और पिरिमिडीन पिरिमिडीन में चेंज होता है तो हम इसे क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन। इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, राइट। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि मेरे पास एडेनाइन या तो साइटोसिन में चेंज हो जाए या एडेनाइन थाइमीन में चेंज हो जाए, ग्वानीन क्या बेटा? मैम ट्रांसवर्जन कहते हैं ना। हाँ, ग्वानीन साइटोसिन में, ग्वानीन थाइमीन में। सिमिलरली आपका ग्वानीन साइटोसिन जो है वो एडेनाइन में या ग्वानीन में, थाइमीन एडेनाइन में या ग्वानीन में। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं कि प्यूरीन चेंजेस टू पिरिमिडीन। तो अब आपका यहाँ पर डिफरेंशियल चेंजेस हो रहे हैं कि प्यूरीन पिरिमिडीन में चेंज हो रहा है और पिरिमिडीन जो है हमारे पास वो प्यूरीन में चेंज हो रहा है। अगर ये चेंज हमें दिखता है तो दिस चेंज इज बीइंग कॉल्ड एज द ट्रांसवर्जन। तो हमारे पास बच्चे ये दो टाइप के सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशंस होते हैं। अब पॉइंट आता है इनका इफेक्ट क्या होता है, राइट। सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, इफेक्ट्स क्या होते हैं इसके। तो अब यहाँ पर मॉल बायो जरा काम आएगी, तो ध्यान से अब इसके इफेक्ट समझ लें, राइट। लेट अस सपोज हमारे पास इफेक्ट नंबर 1, आपने एक डीएनए ट्रिपलेट में, राइट, इफ डीएनए ट्रिपलेट, कोडॉन नहीं लिखेंगे, कोडॉन एमआरएनए में लिखेंगे, आई एम राइटिंग डीएनए ट्रिपलेट। ये मेरे पास एसीजी है, इसमें आपने डीएनए ट्रिपलेट को चेंज किया म्यूटेटेड डीएनए ट्रिपलेट में, जिसे अब आपने नाम दे दिया एटीजी। तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पर सी को किस में चेंज कर दिया बच्चे, टी में, सी टी में चेंज हो गया।
अब ये डीएनए ट्रिपलेट आपने चेंज किया 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले सेगमेंट पे, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम पे क्या रहा होगा, टीजीसी। ये हमारे पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम का डीएनए, तो अब इसके 5 प्राइम पे क्या जाएगा, ए, आगे क्या, सॉरी टी के रिस्पेक्ट में क्या जाएगा, ए, और जी के रिस्पेक्ट में क्या जाएगा, क्या मेरा ये सी को टी में चेंज करने से पूरा बेस पेयर चेंज हो गया? Yes guys, can I say CG changes to TA, that is change in base pairing, बेस पेयरिंग भी चेंज हो गई, पहला इफेक्ट क्लियर हुआ सबको अच्छे से, Yes. राइट। अब इसी की वजह से जब मैंने इसको देखा mRNA कोडॉन पे, तो जो मेरे पास mRNA का कोडॉन आता है, अगर मैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम का स्ट्रैंड लेके चलूंगी तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम का mRNA आएगा, तो मींस मैं इसको यूज करूंगी एज अ टेम्पलेट। तो कोडॉन मेरे पास क्या आएगा, ए की जगह क्या आएगा, यू, सी की जगह क्या आएगा, जी, जी की जगह क्या आएगा, सी, यूजीसी आ गया मेरे पास, करेक्ट। अगर मैं यहाँ म्यूटेटेड mRNA कोडॉन पढ़ती हूँ, तो म्यूटेटेड mRNA कोडॉन मुझे क्या देगा, 5 प्राइम पे ए की जगह यू, टी की जगह क्या आएगा, ए, जी की जगह क्या आएगा, सी। अब टेल मी, अगर मुझे ये अमीनो एसिड A1 दे रहा था पॉलीपेप्टाइड में, बाय द डिकोडिंग, बाय ट्रांसलेशन, क्या मुझे इससे भी अमीनो एसिड A1 मिलेगा या अमीनो एसिड चेंज हो जाएगा? हम चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन ऑफ द कोडॉन आर स्पेसिफिक पोजीशन। अगर आप उस पे चेंज करते हो तो कोडॉन उसकी वजह से अमीनो एसिड में चेंज आएगा ही आएगा, राइट। तो यहाँ पर कौन सा आ गया, अमीनो एसिड 2 फॉर ओवर दी पॉलीपेप्टाइड 2। अब पॉलीपेप्टाइड भी चेंज हो गई, राइट। तो अब अगर मैं इसमें देखूं मेरे पास अमीनो एसिड चेंज हो गया, तो इस म्यूटेशन को नाम क्या दूं? आई नेम दिस म्यूटेशन एज missense mutation, that is change in base pair of DNA triplet cause change in mRNA codon along with alteration of amino acid in polypeptide chain. Is it fine? Can anyone give me the example for missense mutation? कोई डिसऑर्डर जिसमें ये होता हो, फॉलो अप। सिकल सेल वेरी एनीमिया। गुड, सिकल सेल एनीमिया, राइट। अभी केस स्टडी है उसकी पढ़ाने वाली हूँ। सिकल सेल एनीमिया इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मिससेंस म्यूटेशन। मीनिंग समझ आया बेटा सबको? यस गाइस, मैंने यहाँ तक, राइट। अब इसका इफेक्ट नंबर 2, सेम सेंस म्यूटेशन, also called silent mutation, सॉरी, सेम सेंस म्यूटेशन और साइलेंट म्यूटेशन। अब इसका क्या मीनिंग है कि अगर लेट अस सपोज मैंने ट्रिपलेट में चेंज किया, बेस पेयर में चेंज किया डीएनए ट्रिपलेट के, एमआरएनए कोडॉन भी चेंज हुआ, लेकिन अमीनो एसिड चेंज नहीं हुआ, क्या वो म्यूटेशन का इफेक्ट दिखेगा मुझे? नो मैम। नो मैम। अगर मेरे पास पॉलीपेप्टाइड में चेंज नहीं आ रहा, मुझे अमीनो एसिड में चेंज नहीं दिख रहा, तो वेरी ऑब्वियस आई वोंट बी एबल टू विजुअलाइज एनी डिफरेंस, राइट, इन द केस ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन। अब अगर मुझे जीन एक्सप्रेशन में कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा, तो मैं क्या कहूँगी, म्यूटेशन हुई भी लेकिन साइलेंट है, क्योंकि उसका कोई इफेक्ट नहीं है, कोई उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है किसी चीज पे, तो देयर इज नो इफेक्ट ऑन दैट, दैट्स व्हाई आई कैन नेम इट एज सेम सेंस और साइलेंट। नाउ व्हाट शुड बी द रीजन? एनीवन हु कैन टेल मी व्हाट शुड बी द रीजन बिहाइंड इट? क्या रीजन होगा जिसकी वजह से हम कहेंगे अच्छा ये हम सिंगल अमीनो एसिड्स को मल्टीपल कोडॉन कोड करते हैं। right, because of degeneracy? यस मैम। Simple word if I will say, because of the degeneracy it will happen, right? So हमने कहा यहाँ पर change in base pair of DNA triplet
cause change in mRNA codon but without any alteration in amino acid in polypeptide. Fine, right? So that's why it is called silent or same sense mutation due to degeneracy of codon, right? And the third one, a very important नीट का फेवरेट, 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर, नॉनसेंस म्यूटेशन. एनसीईआरटी ने कहीं नहीं दे रखा, लैक ओपरॉन पे क्वेश्चन पूछा था नॉनसेंस म्यूटेशन का. नाउ नॉनसेंस म्यूटेशन क्या होता है? नॉनसेंस म्यूटेशन नाम से क्या समझ आ रहा है? अगर लेट अस सपोज मैंने डीएनए ट्रिपलेट के बेस पेयर में चेंज किया, एमआरएनए कोडॉन चेंज हुआ, फंक्शनल एमआरएनए कोडॉन नॉनसेंस कोडॉन में चेंज हो गया ना. हु इज अ नॉनसेंस कोडॉन? नॉनसेंस कोडॉन कौन है हमारे पास? कैन आई से स्टॉप कोडॉन? स्टॉप कोडॉन इज द नॉनसेंस कोडॉन. Yes, ma'am. अब अगर मैंने फंक्शनल कोडॉन को स्टॉप कोडॉन में चेंज कर दिया तो अब पॉलीपेप्टाइड में चेंज तो आएगा ही नहीं, पॉलीपेप्टाइड बनेगी ही नहीं. तो मैं कहूंगी कि भाई पॉलीपेप्टाइड बनेगी ही नहीं मेरे पास, राइट? सो देयर इज बेसिकली बीइंग द वन कि मेरे पास पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस ही नहीं हुई. दैट्स व्हाई द म्यूटेशन इज कॉल्ड एज द नॉनसेंस म्यूटेशन. मीनिंग समझ आ गया सबको अच्छे से, राइट? Yes, ma'am. सो वी से चेंज इन बेस पेयर ऑफ डीएनए ट्रिपलेट. ट्रिपलेट लिखना जरूरी है बेटा क्योंकि आप कोडॉन के हिसाब से पढ़ रहे हो, इसी वजह से, राइट? कॉज चेंज इन एमआरएनए कोडॉन एज स्टॉप कोडॉन. स्टॉप कोडॉन लिखो, नॉन फंक्शन लिखो, नॉनसेंस लिखो, एक ही बात है, राइट? लीडिंग टू नॉन सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड. अभी तक तो चलो ऑल्टर्ड बन रही थी, अब तो पॉलीपेप्टाइड बनी ही नहीं है. नॉन सिंथेसिस ऑफ मैम, हाँ जी, हम एक बार वो ये सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन कर दो, सेम सेंस म्यूटेशन वाला, साइलेंट सेम म्यूटेशन. सेंस म्यूटेशन का मतलब अगर मैंने यहाँ पर लेट सपोज कोई डीएनए ट्रिपलेट में चेंज किया कि मेरे पास यहाँ पर एटीजी था, मैंने एटीजी को एटीसी में चेंज कर दिया, राइट? तो मैंने किस में चेंज किया? यहाँ पर आई हैव जस्ट चेंज इट इनटू द थर्ड पोजीशन. और डीएनए ट्रिपलेट के अगर Yes, थर्ड ma'am. पोजीशन पे चेंज करते हो तो एमआरएनए कोडॉन की थर्ड पोजीशन चेंज हुआ है. थर्ड पोजीशन इज डीजनरेट पोजीशन. जब फर्स्ट और सेकंड Yes, सेम है, ma'am. थर्ड को चेंज करोगे तो डीजनरेसी कॉज हो जाएगी, अमीनो एसिड सेम आ जाएगा. तो अमीनो एसिड पे कोई फर्क आया ही नहीं, Okay, ठीक ma'am. है? तो अगर अमीनो एसिड पे कोई फर्क नहीं है, मुझे कोई फर्क दिख ही नहीं रहा, तो आई जस्ट नेम इट एज सेम सेंस और साइलेंट म्यूटेशन. क्लियर है सबको इफेक्ट अच्छे से? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Substitution mutations, good. Right, तो अब substitution हाँ जी बेटा. थर्ड वाला समझा देना एक बारी. थर्ड का मतलब हमने इसको क्या कर दिया, आपका एक फंक्शनल कोडॉन था, लेट सपोज AUG था. AUG कोड करता मीथियोनिन के बारे में. AUG नहीं लिखते इसके अंदर. वी हैव UAC कोड करता हमारे पास अमीनो एसिड A1 के बारे में. मेरी ऑल्टरेशन हुई, UAA बन गया. UAA क्या है बेटा? स्टॉप कोडॉन. अगर UAA स्टॉप कोडॉन है तो इसके लिए तो कोई अमीनो एसिड होता ही नहीं है. हम जानते हैं, ट्रांसलेशन में पढ़ा है ना अच्छे से, रुक जाएगा. अमीनो एसिड है ही नहीं, रिलीज फैक्टर आ जाएगा, ट्रांसलेशन वही रुक जाएगा, पॉलीपेप्टाइड बन ही नहीं पाएगी. करेक्ट? डन, राइट? एवरीवन कंप्लीटेड यहाँ तक पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ द सेकंड वन, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन के बाद we move to the frame shift mutation. Right, again neat favorite part, also called gibberish mutation. इसका मतलब अब क्या होता है? हमने कहा एक ऐसी म्यूटेशन जो किसकी वजह से रिजल्ट हुई, नॉट बिकॉज ऑफ द सब्स्टिट्यूशन बट बिकॉज ऑफ द इंसर्शन और डिलीशन ऑफ अ बेस.
मतलब अगर आप डीएनए सीक्वेंस में किसी बेस का इंसर्शन या डिलीशन करते हैं, इंसर्शन और डिलीशन ऑफ अ बेस इन डीएनए सीक्वेंस में आपने किसी बेस को इंसर्ट किया या डिलीट किया, लीडिंग टू चेंज इन ORF, that is open reading frame of mRNA. पढ़ा था ना इसके अंदर, ओपन रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाएगा एंड चेंज इन, उसी के साथ साथ चेंज होगा अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ पॉलीपेप्टाइड, पूरा अमीनो एसिड सीक्वेंस चेंज हो जाएगा फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड से we have the formation of non-functional और no polypeptide, या तो पॉलीपेप्टाइड बनेगी नहीं या पॉलीपेप्टाइड नॉन फंक्शनल बनेगी, राइट। अब कैसे हम ये करते हैं, क्या इसके बारे में समझ आता है तो 1 by 1 करके आपको बताऊंगी इसमें, राइट। थोड़ी मॉल बायो की प्रैक्टिस हो जाएगी इसमें उसके साथ साथ आपका। लेट अस सपोज बेटा मेरे पास डीएनए सीक्वेंस, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सीक्वेंस, आई एम हैविंग दिस। ये सीक्वेंस फटाफट से 3 प्राइम टू 5 प्राइम बनाओ इसका क्विकली। इज इट फाइन? ये आएगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। Yes. Good. Yes, Go for the ma'am. transcription and form the mRNA. Now tell me the mRNA segment. U C G U T के ऑल्टरनेटिव क्या आएगा, U या A? A आएगा ना बेटा। T के कॉम्प्लीमेंट्री तो A होता है ना, A के कॉम्प्लीमेंट्री U आता है, ठीक है, राइट। तो ACG, आगे AUG, नेक्स्ट आपका GCA, नेक्स्ट AUU। इज इट फाइन? Yes, ma'am. फाइन, Yes, ma'am. ओके गाइस। चलो अब हमारे पास ये mRNA बना। mRNA में हमने कितने कोडॉन्स बना दिए? 4 कोडॉन्स। मैम हाँ जी बेटा। मैम हमने डबल स्टैंडर्ड डीएनए में AUU कैसे ले लिया मैम? यू तो होता ही नहीं डीएनए में। टीटी कर दो ना, कोई बात नहीं, इसको टीटी कर दो। टीटी अब ठीक है। यस मैम। ओके गाइस, तो अब अगर मैं इसका ट्रांसलेशन करूं तो मेरे पास पॉलीपेप्टाइड स्ट्रेच क्या आएगी? इज दिस द पॉलीपेप्टाइड? कैन आई से टेट्रापेप्टाइड चेन? एक 4 अमीनो एसिड की चेन बनी है मेरे पास। ये पॉइंट क्लियर है सबको? Yes, ठीक है। ma'am. ये मेरे पास बचे नॉर्मल सीक्वेंस। अब देखना हम इसमें म्यूटेशन कैसे करते हैं। म्यूटेशन लीड्स टू द डिलीशन ऑफ सी। सी का डिलीशन हो गया एट सेकेंड पोजीशन, ये डिलीट हो गया। अगर सी डिलीट हो गया तो क्या डिलीट हो गया? जी। यस सी भी गया और जी भी गया, उसकी वजह से क्या गया? जी भी गया। क्या अब कोडॉन ए जी रहेगा या अब कोडॉन की पूरी ओपन रीडिंग फ्रेम एमआरएनए का चेंज हो जाएगा? दिस इज कॉल्ड ओपन रीडिंग फ्रेम बेटा। पहले आप देखो 4 कोडॉन रीड कर रहे थे, अब आप कैसे रीड करोगे? ए जी ए, यू जी सी, सी ए एंड यू यू, ये तो कोडॉन है ही नहीं। तो अब मेरे पास जो पॉलीपेप्टाइड बनेगी उसमें अमीनो एसिड वो आएंगे जो पहले थे या जो नए आएंगे, क्योंकि पूरा कोडॉन चेंज हो चुका है? हम नहीं आएंगे। नए आएंगे। नए मैंने कहा A5, A6, A7,
तो ये मेरे पास बनी चेन ट्राइपेप्टाइड। तो क्या ये फंक्शनल है या नॉन फंक्शनल है? हम Non फंक्शनल तो है। नहीं, फंक्शनल कैसे? अगर प्रोटीन बनाएगी तो फंक्शनल होगी ना। हमें जो प्रोटीन चाहिए था, क्या वो प्रोटीन बनेगा? आपको जो प्रोटीन चाहिए था उसका सीक्वेंस A1 A2 A3 A4 था। आपको जो पॉलीपेप्टाइड मिल रही है उसका सीक्वेंस A5 A6 A7 है। तो फंक्शनल तो कैसे हुआ? नॉन फंक्शनल हुआ ना। ये मतलब नहीं है कि वो प्रोटीन बनाएगा नहीं बनाएगा, ये मतलब है कि जो आपको प्रोटीन चाहिए था वो मतलब प्रोटीन जो मेरा बनेगा। रिक्वायरमेंट था वो फुलफिल नहीं करेगा। एग्जैक्टली, वो मेरा बनेगा ही नहीं प्रोटीन, ओके क्योंकि प्रोटीन वो बन ही नहीं सकता जब मेरे पास सीक्वेंस ऐसे चल रहा है। तो अब समझ आया सबको पॉइंट? तो अगर मैंने Yes, डिलीशन किया तो डिलीशन ऐसे ही सेम इंसर्शन, कोई भी एक चीज करनी है और एक ही बेस की करनी है। आपके बेटा एग्जाम में ना पॉइंट म्यूटेशन ही है पढ़ने के लिए। यू ओनली हैव टू स्टडी पॉइंट म्यूटेशन, राइट। मीन्स आपने ये जो दोनों म्यूटेशंस पढ़नी है ना, ये भी याद रखना पॉइंट, राइट, दैट पॉइंट म्यूटेशंस आर टू बी रेफर्ड, राइट। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? जहां पर आप चेंज किस पे करते हो, राइट, वेयर ऑल्टरेशन अकर एट सिंगल बेस, राइट। या तो एक ही बेस का इंसर्शन करोगे, या फिर एक बेस का डिलीशन करोगे, या एक बेस का ही आप सब्स्टिट्यूशन करोगे। अगर एक से ज्यादा हो जाता है तो उसे कहते हैं ग्रॉस म्यूटेशन, एंड ग्रॉस म्यूटेशन इज नॉट इन योर सिलेबस। यू ओनली हैव टू स्टडी अबाउट द पॉइंट म्यूटेशन, राइट। याद रहेगा पॉइंट अब अच्छे से। फ्रेम शिफ्ट का मीनिंग क्लियर हुआ? एग्जाम्पल फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का, बेस्ट एग्जाम्पल thalassemia, right? Best example of frame shift mutation is thalassemia, right? Thalassemia is one of the best example for this. तो अब ध्यान रखना है यहाँ पर तीन चीजों के बारे में। सिकल सेल एनीमिया is an example of substitution mutation, missense mutation. Thalassemia is an example of frame shift mutation. Hemophilia is an example of X-linked disorder, sex-linked disorder. याद रहेगा पॉइंट? Yes, ma'am. ठीक है। तीनों ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर, तीनों का इनहेरिटेंस पैटर्न अलग एक दूसरे से, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड कैटेगरी ऑफ द म्यूटेशन दैट वी नेम एज द जीन म्यूटेशन। नाउ another category of mutation, इसके बारे में ज्यादा डिटेल तो हमें नहीं पढ़नी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत, दैट इज स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन और इंड्यूस्ड म्यूटेशन। क्योंकि इससे रिलेटेड म्यूटेजेंस का आता है एग्जाम में कि कौन सा म्यूटेजन क्या करते हैं। तो स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड, राइट, नाम से क्लियर हो रहा है। स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब होगा? अचानक से, विदाउट एनी इंट्रोडक्शन ऑफ म्यूटेजन, मतलब बाहर से कोई एजेंट नहीं आया, राइट, इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन सेल बाय इटसेल्फ, राइट। सेल में अपनी वजह से ही ये म्यूटेशन अराइज हो गया, राइट। तो म्यूटेशन अराइज इन द सेल बाय इटसेल्फ, नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी म्यूटेजन। किसी के एक्सपोजर में आके ये म्यूटेशन अराइज नहीं हुआ है, इसलिए इस म्यूटेशन को नाम क्या दे दिया हमने? स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। अब अगर स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन देखें तो किस वजह से होगा? कैन आई से इट कैन अकर बिकॉज ऑफ द रेप्लिकेशन एरर्स। रिमेंबर जब हम रेप्लिकेशन पढ़ रहे थे तो हमने कहा था एक कंसेप्ट था कि प्रोसेसिविटी था और एक कंसेप्ट था फिडिलिटी, की बेसिकली 1,00,000 में से एक गलती कर सकता है। तो वो गलती हुई तो क्या होगा? म्यूटेशन ही होगा ना हमारे पास, राइट। चांसेस बहुत कम है, लेकिन बट यस इट कैन हैपन, राइट। नेक्स्ट, टॉटोमेरिक शिफ्ट ऑफ बेसिस। अब सेल का अगर पीएच चेंज हुआ तो सेल के पीएच चेंज होने की वजह से हो सकता है टॉटोमेरिक शिफ्ट हो जाए। टॉटोमेरिक शिफ्ट में आप क्या पढ़ते हो? कीटो ग्रुप हो सकता है इनॉल में चेंज हो जाए, अमीनो हो सकता है इम्यूनो में चेंज हो जाए, और वो टॉटोमेरिक शिफ्ट में चेंज होने की वजह से देयर इज चेंज इन बेस पेयरिंग, राइट, जिसकी वजह से क्या चेंज हो जाता है? पूरा बेस पेयरिंग चेंज हो जाता है हमारे पास, राइट। और अगर बेस पेयरिंग चेंज हो गई तो कौन सी म्यूटेशन अराइज होगी? सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। अगर बेस पेयरिंग चेंज कर दी तो कौन सी म्यूटेशन अराइज होगी? वेरी सिंपल, दैट इज सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, क्योंकि आपने पूरा बेस पेयर चेंज कर दिया। जो आपका AT होना चाहिए था, अब A ने बिहेव करना शुरू कर दिया साइटोसिन की तरह, तो AT की जगह क्या आ गया? CG आ गया। बेस पेयर विल चेंज। इज दिस पॉइंट क्लियर? समझ आया यहाँ तक का पॉइंट? नाउ इंड्यूस्ड म्यूटेशन का मतलब, राइट, विद एन इंट्रोडक्शन ऑफ
or with an induction of or induction by mutagen. Now what is mutagen? Mutagen क्या होता है? The agent that can cause mutation. Right? तो मोस्ट कॉमन कौन से होंगे हमारे पास? इंड्यूस्ड, स्पॉन्टेनियस तो रेयर है. स्पॉन्टेनियस तो सेल में कभी किसी गलती की वजह से हो रहा है ना. मान लो सेल में गलती नहीं हुई तो म्यूटेशन होगी ही नहीं. लेकिन इंड्यूस किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ सम इंट्रोडक्शन. जैसे ही म्यूटेशन आया वैसे ही म्यूटेशन इंड्यूस हो गया. दैट्स व्हाई वी नेम इट एज द इंड्यूस्ड म्यूटेशन. क्लियर है यहाँ तक का पॉइंट? अंडरस्टूड? अब मैंने कहा इंड्यूस्ड म्यूटेशन अगर किसी म्यूटेजन की वजह से हो रहा है तो ये म्यूटेजन जो है ना हमारे पास, ये भी दो टाइप्स के. वन इज कॉल्ड एज द फिजिकल म्यूटेजन and another is called as the chemical mutagen. Right? अभी क्या होते हैं फिजिकल म्यूटेजन, क्या होते हैं केमिकल म्यूटेजन? लेट्स टॉक अबाउट दैट. राइट, स्टार्ट करें मैम. हाँ जी. मैम ये एप्लीकेशन एरर समझ नहीं आया. रेप्लिकेशन एरर का मतलब बच्चे डीएनए पॉलीमरेज. डीएनए पॉलीमरेज कभी भी सारे बेसिस को करेक्ट डाल दे ये श्योरिटी नहीं है. इसलिए आपने प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी दी थी उसके पास. प्रूफ रीडिंग इसीलिए दिया था ताकि आप एश्योर कर सको अच्छा जो बेस डल रहा है वो सही है. राइट, तभी तो हमने 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी दी थी. रिमेंबर? राइट, और ये 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी क्या इंश्योर करता है कि ठीक है जो आप बेस डाल रहे हो वो बेस हाँ हमारे पास ठीक होगा. राइट, तो उसके बेसिस पे हम ये डिफाइन करते हैं. राइट, लेकिन लेट अस सपोज प्रूफ रीडिंग होने के बाद भी वो बेस गलत ही रह गया. राइट, वो बेस क्योंकि एक्चुअली होता क्या है ना, अगर सेल के अंदर पीएच चेंज की वजह से टॉटोमेरिक शिफ्ट हुआ, राइट, तो जब एडेनाइन का या ग्वानिन का या साइटोसिन का या थाइमिन का किसी का भी टॉटोमेरिक शिफ्ट हो गया, डीएनए पॉलीमरेज नॉर्मल और टॉटोमेरिक बेस के बीच में डिफरेंस नहीं निकाल पाता. वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं निकाल पाता. अब अगर वो टॉटोमेरिक और नॉर्मल के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाया तो वो नॉर्मल की जगह किसको डाल सकता है? टॉटोमेरिक को डाल सकता है. अब अगर नॉर्मल की जगह टॉटोमेरिक डल गया तो अब बताओ क्या वो सेफ है या फिर हमारे पास अनसेफ हो गई वो चीज? राइट, वो हमारे पास स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कॉज कर सकता है ना. अब समझ आया पॉइंट? ठीक है. यस. मैम सेम शिफ्ट में जो 4 पहले थे वो भी रहेंगे और जो बदलने के बाद वो आ जाएंगे दोबारा? नहीं, 4 पहले थे वो तो नॉर्मल में थे. जब डिलीशन हो चुका है तो वो नॉर्मल कैसे हो गया? डिलीशन हो गया मींस म्यूटेटेड हो गया. तो अब आगे की पूरी चेन जो है हमारे पास वो रेगुलर नहीं बनेगी, प्रॉपर नहीं बनेगी. ठीक है. ओके मैम. राइट, ओके गाइस, सो कंप्लीट यहाँ तक का पॉइंट. राइट, चलो अब इसी में ही स्टार्ट करते हैं फिजिकल और केमिकल म्यूटेजन के साथ. जस्ट अ सेकंड. Now moving to physical mutagen and chemical mutagen. Now physical mutagen कौन कौन से? जो physical agent है इसमें हम एक ही पढ़ते हैं, that is radiation. राइट, जो मेन है. पहले तो बहुत सारे पढ़ते थे, अब कोई फायदा नहीं है क्योंकि एग्जाम में आता नहीं है. राइट, तो इसीलिए इसको थोड़ा शॉर्ट डाउन कर दिया है. राइट, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द मेन कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड रेडिएशंस. और अगर बच्चा सबको ध्यान हो तो रेडिएशंस दो कैटेगरी में हम डिफाइन करते हैं. आयोनाइजिंग रेडिएशंस नॉन एंड नॉन आयोनाइजिंग. आयोनाइजिंग, जो आप फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे अच्छे से. राइट, अब आयोनाइजिंग रेडिएशंस में एक्सरे, गामा रे, ये सब आ गए हमारे पास. तो यहाँ मेन इफेक्ट हम एक्सरेज का देखते हैं क्योंकि गामा रेज का इफेक्ट बहुत ही लाइट होता है. जिस पे हमें कराना होता है ना उस पे होता है. इसलिए हम स्ट्रैटेजीज वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे ना वहाँ हम कहेंगे ना ये म्यूटेशन हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है गामा के थ्रू करा देते हैं क्योंकि हमें पता है इसका इफेक्ट बहुत नलिफाइड वे में हमें मिलेगा. राइट, नॉन आयोनाइजिंग में हमारे पास कौन सी आती है? यूवी रेज. राइट, तो अब मेरे पास इफेक्ट क्या आता है? एक्सरे का इफेक्ट होता है क्लास्टोजेनिक इफेक्ट. It is causing clastogenic effect. That is cause strand breaking effect. Strand breaking damage to double stranded DNA.
अब जो हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये अगर हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, यहाँ पर एक्सरे का इंट्रोडक्शन हुआ, ये इसको बीच में से तोड़ देगा स्ट्रैंड को, क्लास्ट्रोजेनिक इफेक्ट। अगर डीएनए ही बीच में से टूट गया तो क्या इट रिजल्ट इन द लॉस ऑफ फंक्शन? यस मैम। यस राइट, पूरे सेल को डैमेज हो गया, जिस भी जीन के बीच में से टूटा वो जीन वहां से फंक्शनलेस हो गया हमारे पास, तो इट लीड टू द सिंपल इफेक्ट दैट इज कॉल्ड एज द लॉस ऑफ फंक्शन। तो ये इफेक्ट हमारे पास किसने कॉज किया? दैट इज आयोनाइजिंग रेज एंड एक्स रेज ने कॉज किया। अब यूवी रेज का इफेक्ट क्या होता है? यूवी रेज का इफेक्ट नीट में बहुत बार आता है, राइट। इट रिजल्ट्स इन द थाइमिडीन डाइमराइजेशन, राइट। और ये याद रखना इफेक्ट आपको, थाइमिडीन डाइमराइजेशन या फिर हम इसे कहते हैं पिरिमिडीन डाइमराइजेशन। नाउ व्हाट यूवी रेज आर डूइंग, दे आर डूइंग दैट ये थाइमीन के बीच में बॉन्ड बना देता है, थाइमीन बॉन्ड विद थाइमीन बॉन्ड विद साइटोसिन बॉन्ड विद साइटोसिन, राइट, जिसकी वजह से थाइमीन बिकम अनअवेलेबल फॉर रेप्लिकेशन, become unavailable for replication। अगर थाइमीन रेप्लिकेशन के लिए अवेलेबल होगा नहीं तो क्या नया डीएनए की कॉपी बन सकती है? नो। अगर डीएनए की कॉपी नहीं बनेगी तो क्या सेल आगे डिवाइड करके आगे डॉटर सेल्स बना पाएगा? नहीं। उसकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? वहीं पर स्टैग्नेंट हो जाएगी, वहीं पर रुक जाएगी, उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज ही नहीं हो सकती। और यूवी रेज क्या करेंगे? उसकी वजह से कार्सिनोजेनिक इफेक्ट भी शुरू कर देंगे बॉडी में, क्योंकि जब हमारे पास उसमें बन ही नहीं रहा तो इट विल शो द म्यूटेटेड इफेक्ट, राइट, जिसमें थाइमीन, क्योंकि थाइमीन अवेलेबल नहीं है तो थाइमीन की टॉटोमेरिक फॉर्म अवेलेबल हो जाएगी, म्यूटेशंस बढ़ते चले जाएंगे, सेल विल लीड टू द डेथ, राइट। So this is the one of the most important effect which we will say for thymidine dimerization, right, जहां पर डाइमर तो ये तीनों टाइप के बन सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी बनने की डाइमर की टीटी की होती है। टीटी डाइमर 10 टाइम्स ज्यादा बनते हैं एज कंपेयर टू एनी अदर डाइमर्स, राइट। और सोचो यूवी रेज ने थाइमीन को अटैक करा और डीएनए को स्टेबिलिटी भी कौन देता है? थाइमीन। डीएनए को स्टेबिलिटी भी थाइमीन की वजह से मिल रही है, और अगर आपने थाइमीन को ही पहली बार पे टारगेट कर दिया, इसका मतलब आपने उसकी स्टेबिलिटी टारगेट कर दी ना, आपने पहले स्टेप पे ही उसको टारगेट अप कर दिया कि ठीक है भाई तुम्हारी स्टेबिलिटी गई है, राइट। क्लियर हुआ पॉइंट सबको अच्छे से? फाइन, राइट। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द फिजिकल म्यूटेजन। अब आते हैं केमिकल म्यूटेजन के बारे में। अच्छा, इसमें ही रेडिएशन में, फिजिकल म्यूटेजन में, रिमेंबर दैट एक्स-रेज आर द फर्स्ट म्यूटेजन इंट्रोड्यूस्ड। ये पहले म्यूटेजन थे जो ड्रोसोफिला में यूज किए गए थे, राइट। पहले म्यूटेजन जिन्हें इंट्रोड्यूस किया गया था, सबसे पहले म्यूटेजन जिसे यूज किया गया था एक्चुअली, राइट, ड्रोसोफिला के एक्सपेरिमेंट के टाइम पे, राइट। सो दे आर द फर्स्ट म्यूटेजन, इसको हम फिजिकल म्यूटेजन का नाम देते हैं, राइट। नाउ केमिकल म्यूटेजन अगर हम यहाँ डिफाइन करते हैं तो केमिकल म्यूटेजन में हम केमिकल्स को यूज करेंगे। अब केमिकल्स को यूज करेंगे किस तरीके से, एक एक चीज अब इसकी ध्यान से, 3 ही चीजें इसमें पढ़नी है। नंबर फर्स्ट पे आ जाते हैं, and the first one is being defined as the nitrous acid, or also called deaminating agent। Now अब ये क्या करते हैं, हमारे पास नाम से पता चल रहा है deamination, right। तो nitrous acid will cause the deamination of nitrogenous bases। जो nitrogenous bases हैं इनका डीएमिनेशन कॉज करते हैं, राइट। अब अगर डीएमिनेशन कॉज कर रहे हैं नाइट्रोजनस बेसिस का, तो किस तरीके से कर रहे हैं बेटा, क्या रिजल्ट हो रहा है इसकी वजह से, दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद, राइट। तो हमने कहा लेट अस सपोज हमारे पास एडेनाइन था। एडेनाइन का अगर सबको स्ट्रक्चर ध्यान हो तो मैंने इसलिए मॉल बायो में आपको याद करवाया था कि इसमें एडेनाइन को हम क्या कहते हैं, 6 अमीनो प्यूरिन, जहाँ 6 पोजीशन पे हमने क्या लगाया है, अमीनो ग्रुप। तो अगर मैंने इसे नाम दिया है 6 अमीनो प्यूरिन, तो 6 पे जो अमीनो ग्रुप है उस अमीनो ग्रुप को हमें हटाना है, वी हैव टू रिमूव दैट अमीनो ग्रुप। डीएमिनेशन का मतलब अमीनो ग्रुप को हटाना, और वो हटाने की वजह से हमारे पास क्या बन जाता है, हाइपोजैंथीन कॉल्ड HX, राइट। अब क्योंकि इस पे आपने नाइट्रस एसिड डाला, नाइट्रस एसिड डालने से हाइपोजैंथीन बन गया, तो जो एडेनाइन पहले थाइमीन के साथ बॉन्ड बना रहा था, अब HX साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है। क्या आपने बेस पेयरिंग चेंज की? यस गाइस, इज इट लीड टू द चेंज इन बेस पेयरिंग?
Yes, ma'am. Yes, राइट ma'am. और अगर बेस पेयरिंग चेंज की तो कौन सा म्यूटेशन हो गया? सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, सब्स्टिट्यूशन। सिंपल फैक्ट सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन होगा। राइट अब एडिनाइन की जगह इसका ए केस मैंने लिया, बी केस इसमें लेती हूँ। राइट वी हैव साइटोसिन। साइटोसिन हमारे पास क्या होता है जिसमें अमीनो भी लगाते हैं हम और ऑक्सी भी लगाते हैं। अगर मैंने अमीनो हटा दिया तो साइटोसिन चेंज हो जाता है यूरेसिल में। अब अगर नाइट्रस एसिड डालने पे साइटोसिन यूरेसिल में चेंज हो जाएगा तो सी पहले जी के साथ बॉन्ड बना रहा था, अब यू किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? ए। वापस बेस पेयरिंग चेंज। राइट क्योंकि मेरे पास फिर से क्या हुआ आपका यहाँ पर? राइट बेस चेंज हुआ। देन हमने कहा हमारे पास गुआनीन है, तो गुआनीन पे जब हमने नाइट्रस एसिड का अटैक किया तो गुआनीन चेंजेस टू ज़ैंथीन। अब गुआनीन बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ, ज़ैंथीन साइटोसिन के साथ भी बना सकता है, ज़ैंथीन थाइमीन के साथ भी बना सकता है। तो यहाँ बेस पेयरिंग चेंज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। राइट तो ये तीन इफेक्ट हमें विजुअलाइज होते हैं फॉर द नाइट्रस एसिड इफेक्ट फॉर द डीएमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस बेस। एंड इफ यू फोकस गाइस, मैंने एडिनाइन पे इफेक्ट लिखा, साइटोसिन पे इफेक्ट लिखा, गुआनीन पे इफेक्ट लिखा, थाइमीन पे इफेक्ट नहीं लिखा। Can anyone explain me why I haven't written any effect on thymine? Thymine पे मैंने इफेक्ट क्यों नहीं लिखा? क्यों मैंने थाइमीन पे कोई इफेक्ट नहीं लिखा और होता भी नहीं है? या मैं मार्क करके भी लिखती हूँ। हमारा होगा ना मैम। नाइट्रस थाइमीन की पहले जरा फुल फॉर्म बताओ मुझे, उसका केमिकल फुल फॉर्म बताओ। 5-methyl-2,4-dioxypyrimidine। क्या उसके पास अमीनो ग्रुप है? मैम है ही नहीं उसके पास। अगर है ही नहीं तो उसके पे तो अटैक हो ही नहीं सकता ना, तो सबसे सेफर साइड पे चला गया ना हमारे पास थाइमीन। यस मैम। समझ आया कंसेप्ट? राइट तो नाइट्रस एसिड हैज नो इफेक्ट ऑन थाइमीन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। राइट कंप्लीट यहाँ तक पॉइंट अच्छे से, पहला इफेक्ट समझ आ गया डीएमिनेटिंग एजेंट का, सबको क्लियर है कंसेप्ट? राइट आगे बढ़े। Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ द सेकंड वन, मैं इसी के नीचे लिख रही हूँ यहाँ पर ऐसे ही, वो है बेसिकली केमिकल म्यूटेजन के टाइप, तो ध्यान रखना। इंटरकैलेटिंग एजेंट, अच्छा उससे पहले ना एक चीज और, नाइट्रस एसिड का कभी भी इफेक्ट डायरेक्ट पूछे ना, लीड्स टू सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट कॉज नहीं करता बेटा। राइट और मोस्ट ऑफ द म्यूटेजेंस जीन म्यूटेशन ही कॉज करते हैं, इट इज कॉजिंग द सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। राइट नाउ इंटरकैलेटिंग एजेंट, that is acridines and proflavins. Now intercalating agent acridines और proflavins का मतलब क्या है? इंटरकैलेट करने का मतलब क्या? देखो यहाँ पर ये मेरे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इंटरकैलेटिंग एजेंट ये बेसिस हैं इसके, ठीक है, जो सर्कल मैंने बनाया ना ये बेसिस हैं। इंटरकैलेटिंग एजेंट क्या करेगा? इट विल कम एंड इंसर्ट इन बिटवीन, यहाँ पर इंटरकैलेटिंग एजेंट गया अपने आप को दो बेसिस के बीच में इंसर्ट करा देगा। राइट जैसे इसने इंटरकैलेट किया, इंटरकैलेट बिटवीन द बेसिस। अब अगर इसने बेसिस के बीच में इंटरकैलेट किया तो बेसिस में इंटरकैलेट करने की वजह से, बेसिस के बीच में अटकने की वजह से, राइट व्हेन ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, जब रेप्लिकेशन होगा इसका, it get remove out, जब ये remove out होगा intercalating agent, along with it cause deletion of nearby base, अपने आसपास वाले बेस का डिलीशन कर देगा और अपनी खाली जगह पे नए बेस को इंट्रोड्यूस कर देगा, इंसर्शन ऑफ न्यू बेस। मतलब पहले शुरुआत से इसने क्या कर रखा था, दो बेसिस के बीच में इंटरकैलेट हो रखा था, जैसे ही रिमूव आउट हुआ अपने साथ साथ इसने क्या किया, आसपास वाले बेस में से किसी एक को डिलीट करके ले गया, या जब हटा तो अपने साथ, अपना हटने की वजह से अपनी खाली जगह पे एक नए बेस को इंसर्ट कर दिया। अगर बच्चा मैंने डिलीशन और इंसर्शन किया तो क्या इट कॉज अ चेंज इन ओपन रीडिंग फ्रेम?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. राइट Frame और shift हुआ. अगर ओपन रीडिंग फ्रेम में चेंज हुआ तो सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन तो नहीं हुआ ना, इट कॉज दी Yes. Frame फ्रेम shift. शिफ्ट म्यूटेशन। मीनिंग समझ आ गया सबको अच्छे से, राइट? सो क्वेश्चन आता है एक्रिडीन्स आर दी म्यूटेजेंस व्हिच कॉज थैलेसीमिया, याद रखना, राइट? नाक्रिडीन्स का एक्सपोजर, राइट, टू द यंग चाइल्ड कैन लीड टू थैलेसीमिया, राइट? थैलेसीमिया कॉज कर सकता है, व्हिच इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, राइट? दैट्स द इफेक्ट कॉल्ड इंटरकैलेटिंग। हाँ जी बेटा, एक बार मुझे दोबारा बता दो ये। देखो हमने कहा इंटरकैलेटिंग एजेंट का मतलब जो दो बेसिस के बीच में इंटरकैलेट करेगा रेप्लिकेशन के दौरान। जब आपका एक बेस रिमूव आउट होगा तो उसके साथ अपना अपना खुद रिमूव आउट होगा, जब ये बाहर निकलेगा तो अपने निकलने के साथ साथ अपने साथ में आसपास वाले बेस को हटा देगा, या फिर जो अपनी जगह खाली होगी उस जगह पे एक नए बेस को इंसर्ट कर देगा। तो इन दो में से कोई एक फैक्टर ही कॉज करने वाला। मैम ये तो आ गया समझ में। मैम मैक्रीडियन होते क्या है? तुम अब म्यूट हो गए। मैम थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर दीजिए।
Am I audible to everyone? Yes, Hello? ma'am. Yes, ma'am. अच्छा मैं इतनी देर से पूछी थी तब आवाज नहीं आ रही थी? No, ma'am, आप म्यूट थे. उसे मुझसे सेटिंग में म्यूट चला गया. ओके. एक्रेडियंस होते क्या है? एक मिनट, ये दिख रहा है स्क्रीन पे? मुझे तो दिख ही नहीं रहा. मैम नहीं दिख रहा, पूरा ब्लैंक शीट है. आ अब आ गया. गया. एक मिनट तो आएगा. आ गया ना? यस मैम. Yes, ma'am. हाँ जी, क्या कह रहे हो? एक्रिडीन्स क्या होते हैं? यस मैम. एक्रिडीन्स बेटा केमिकल्स हैं. दे आर द केमिकल्स. जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ इसमें. ETBR सबने सुना होगा. इथेरियम ब्रोमाइड, यस मैम. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. ETBR इज अ टाइप ऑफ एक्रिडीन. ETBR जब भी यूज करते हैं तो ये रिकमेंड किया जाता है, ये कहा जाता है राइट कि बेसिकली राइट ETBR में इट इज बीइंग सेड कि ETBR जब भी यूज किया जाए तो बहुत ध्यान से यूज करना चाहिए उसको, राइट, बिकॉज इट इज कार्सिनोजेनिक इन नेचर, राइट. तो ETBR इज एन एक्रिडीन ओनली, राइट. वो हम ऐसे एजेंट्स यूज करते हैं जो DNA को पढ़ने के लिए यूज किया जाता है. तो इंटरकैलेटिंग एजेंट एक तरीके से लैब में हम यूज भी करते हैं, राइट, इन ऑर्डर टू स्टडी द DNA सीक्वेंस, ताकि हम DNA का पूरा बेस सीक्वेंस पढ़ सके, राइट. लेकिन एज सच ये हमारे पास इंटरकैलेट करते हैं बेसिस के बीच में, राइट. सो इसी वजह से हमारे पास एक डिफेक्ट कॉज कर सकते हैं अगर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग पे इसका इंट्रोडक्शन होता है, राइट. सो दे आर जस्ट द केमिकल्स व्हिच आर बीइंग लेफ्ट अप व्हिच आर नेम्ड एज द एक्रिडीन्स, राइट. क्लियर है? यस मैम. अंडरस्टूड यहाँ तक? नाउ द थर्ड वन, इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आती है, दैट इज कॉल्ड एज द बेस एनालॉग्स. अब बेस एनालॉग्स का क्या मीनिंग है? बेस एनालॉग्स का मतलब बेटा, हाँ जी बच्चों. मैम जो जैसे इसमें अमीनो एसिड अगर नंबर ऑफ अमीनो एसिड सेम है बट उसमें जैसे सपोज 6 है तो 6 है, ठीक है, बट सेकंड वाला जो अमीनो एसिड है वो चेंज होता है, तो वो ओपन रीडिंग फ्रेम का चेंज हो जाता है उसमें? नहीं, उसमें सब्स्टिट्यूशन हुआ ना. अगर आप नंबर ऑफ अमीनो एसिड सेम रख रहे हो तो उसमें ORF कैसे चेंज हुआ? उसमें तो आपने सब्स्टिट्यूट करा दिया एक नॉर्मल बेस से म्यूटेटेड बेस से. कंसेप्ट तो समझ मैम रहे हो? यहाँ पे हाँ. यस मैम, तो यहाँ पे मैम ये और वाला केस है ना कि आइदर वो रिमूव करेगा या फिर वो इंसर्ट करेगा, है ना? हाँ, तो दोनों कंडीशन में ORF चेंज होगा, चाहे आप रिमूव ऐसा करो नहीं है चाहे आप इंसर्ट करो. मैम, अगर ऐसा आप नहीं है ना, हाँ ऐसा, वो इंसर्ट सब्स्टिट्यूशन हो अगर आप जाएगा. इंसर्ट करते हो तो भी तो फ्रेम शिफ्ट ही होगा. जैसे ऊपर मैंने ये एग्जांपल लिया था फ्रेम शिफ्ट का. देखो यहाँ पर जब हमने C को हटाया था, मान लो मैं यहाँ पर इसमें पहले यहाँ पर G डाल देती, तो अब G डालने से यहाँ पर क्या आ जाता? C. अब मेरे पास अगर C आता तो इसके रिस्पेक्ट में क्या आता? G. अब आप क्या कोडॉन ऐसे बनाते या अब आपका कोडॉन फिर चेंज हो जाता? चेंज हो जाता. ओपन रीडिंग फ्रेम चेंज, राइट. तो जब आप इंसर्शन कर रहे हो तो भी चेंज हो रहा है, जब आप डिलीशन कर रहे हो तो भी चेंज हो रहा है. तो बोथ ऑफ दीज थिंग कैन कॉज द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. मैम एक्सक्यूज मी, ठीक है? मैम हाँ इस जी. एग्जांपल में आपने जो नॉर्मल केस के लिए 4 अमीनो एसिड्स देखे, मैम वो 4 से है, 3 होना चाहिए था ना, क्योंकि AUG इनिशिएटर है. अगर इनिशिएटर कभी बीच में प्रेजेंट होगा तो उसे मीथियोनिन नहीं दोगे, चेन वहां से शुरू करोगे. AUG स्टार्टिंग में प्रेजेंट होता है, दैट्स वेरी ऑब्वियस, लेकिन बीच में भी तो कहीं हो सकता है ना. यस मैम. फिर मैम ठीक है? इंटरकैलेटिंग वाला इसमें ये तो नहीं हो रहा ना, जैसे ACG है, ठीक है, और उसमें मतलब इसमें ये हो रहा है ना कि आइदर और का है केस. हाँ. मतलब हम ऐसा नहीं कर रहे ना कि AC को हटा के उसी की जगह पे कुछ लगा दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं कर नहीं, रहे हम ना? सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे. वी आर नॉट फॉलोइंग सब्स्टिट्यूशन. वी आर ओनली डूइंग either an insertion or a deletion of a base. और मैम वो थाइमिडीन डाइमराइजेशन वाला जो पॉइंट था ना, वो UV रेज वाला, वो एक बार फिर से बता सकते हैं प्लीज? थाइमिडीन डाइमराइजेशन का मतलब हमने थाइमिन के बीच में बॉन्ड बना दिया. थाइमिन को बॉन्ड बनाना चाहिए था एडेनाइन के साथ, लेकिन एडेनाइन के साथ बॉन्ड ना बना के थाइमिन ने थाइमिन के साथ ही बॉन्ड बना दिया. अगर थाइमिन ही बॉन्ड बनाए हुए हैं तो थाइमिन रेप्लिकेशन जब नया शुरू होगा तो उसके लिए अवेलेबल ही नहीं होगा. अगर कोई DNA रिपेयर मैकेनिज्म करना है उसके लिए थाइमिन अवेलेबल ही नहीं है. तो अगर आगे का रेप्लिकेशन हो ही नहीं पा रहा तो इसका मतलब आगे के डॉटर सेल्स बन ही नहीं पाएंगे.
और जब आगे के डॉटर सेल्स नहीं बन पाएंगे तो ओवरऑल पूरा प्रोसेस हमारे पास क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। मीनिंग समझ आया? ओके। ऑलराइट, यस। नाउ मूविंग टू दी बेस एनालॉग्स। बेस एनालॉग का मतलब जो नॉर्मल बेस के जैसे लगते हैं, राइट, लेकिन वो हमारे पास बेस पेयरिंग सेम शो नहीं करते, राइट। तो एनालॉग का मतलब क्या होता है, जो कॉपी होते हैं, राइट। सो दे आर बीइंग डिफाइंड एज द सिमिलर कॉपी ऑफ नॉर्मल बेस but with differing property of base pairing. बेस पेयरिंग सेम नहीं है, बेस पेयरिंग अलग है, राइट। तो बेस पेयरिंग अलग है, नॉर्मल बेस की सिमिलर कॉपी है, इसलिए हमने नाम दिया उसको बेस एनालॉग्स। अब बेस एनालॉग्स जैसे हमने कहा, एग्जांपल लेके चलती हूँ। नॉर्मली हमारे पास थायमीन प्रेजेंट है, थायमीन को आप नाम देते हो 5-मिथाइल यूरेसिल। इसका मैंने बनाया बेस एनालॉग, जिसको मैंने नाम दिया 5-ब्रोमो यूरेसिल। दिस इज द बेस एनालॉग। तो है बिल्कुल सेम, लेकिन बस मिथाइल की जगह क्या लगा दिया मैंने, ब्रोमीन लगा दिया, राइट। कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर में चेंज रखा है, राइट। बिकॉज ऑफ दिस थायमीन कैन पेयर विद एडेनाइन, बट 5-ब्रोमो यूरेसिल कैन पेयर विद गुआनिन, राइट। क्या हो गया हमारे पास, लीडिंग टू द चेंज इन बेस पेयरिंग। बेस पेयर, ये भी सब्स्टिट्यूशन substitution या हो गया फिर ना? फ्रिश Substitution. सब्स्टिट्यूशन। मीनिंग क्लियर हुआ, राइट। अब हमने कहा ये इसका फर्स्ट केस हो गया। सेकंड, एडेनाइन है, एडेनाइन इज कॉल्ड एज द 6-amino Purine. purine। आपने इसे चेंज कर दिया 2-amino purine। मैम मैम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जब ही होगा जब हम बेस पे मतलब बेस को रिमूव करेंगे, सिर्फ डिलीशन के वक्त ही होगा। इंसर्शन या substitution से भी हो डिलीशन सकता है। नहीं हो सकता, यही तो अलग है दोनों चीजें। नहीं तो अलग क्यों करके, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बेस को आपको हटाना नहीं है ना, बेस को डालना है, जो डला हुआ था उसकी जगह दूसरा बेस डाल देना, सब्स्टिट्यूट कर देना। मतलब एक लाइन में अगर मैंने 10 बच्चों को खड़ा किया है तो वो 10 की जगह मैं 10 ही रखूंगी, लेकिन 10 में जो सीक्वेंस था, जो 10 में मेरे पास सेकंड पोजीशन पे लेट्स सपोज स्टूडेंट 1 था, वो स्टूडेंट 1 ना होके स्टूडेंट 3 हो गया, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। फ्रेम शिफ्ट का मतलब आपने मैम फ्रेम रीडिंग को शिफ्ट कर रीडिंग तो दिया। फिर भी चेंज हो गई ना मैम। कैसे चेंज हो गई रीडिंग, सब्स्टिट्यूशन में रीडिंग कैसे चेंज हुई? मैम फ्रेंडशिप तो जैसे बेसिकली ये है ना कि AC हमने G रीडिंग ऑफ है तो अगर हम फ्रेंडशिप C में की जगह चेंज कर G रख दिया। देते हैं, एक करके। हाँ, क्या? मतलब जैसे कोई सीक्वेंस अगर हम लिखें, डीएनए हाँ, ट्रिपलेट लिखें, उसमें अगर हम कोई ठीक है। अगर एक बेस की जगह कोई दूसरा बेस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो रीडिंग में क्या कोई चेंज नहीं आएगा मैम? रीडिंग चेंज करने का मतलब होता है जो ऑर्डर आप पढ़ रहे हो। रीडिंग इज नॉट कि बेस बाय बेस पढ़ना, रीडिंग इज व्हाट कि ऑर्डर आप क्या पढ़ रहे हो उसका। आपने पहला कोडॉन बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, चौथा बनाया, सीक्वेंस में बनाते चले गए, राइट। आपने बीच में किसी एक को सब्स्टिट्यूट भी कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, रीडिंग तो वही है ना, अभी कोडॉन 1, कोडॉन 2, कोडॉन 3, कोडॉन 4, उसमें तो कोई चेंज नहीं आया। दैट इज ओपन रीडिंग, राइट। ऐसे अगर मैं काउंट अप करना शुरू करूं तो हर mRNA का ORF अलग अलग होगा, राइट। तो ORF के नाम ही अलग अलग होते चले जाएंगे mRNA के हिसाब से। तो ORF इज अ जनरल टर्म विच सिंपली मींस ओपन रीडिंग फ्रेम, कि आप कैसे कोडॉन को रीड कर रहे हो। लेकिन अगर मैं किसी बेस को इंसर्ट या डिलीट कर दूं तो ऑब्वियसली बात है मेरे पास रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाएगा, जो पहले कोडॉन 1 था वो शायद एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होगा। यस मैम। समझ मैम आया? ऐसा है क्या सब्स्टिट्यूशन में, जैसे 10 थे तो हमने 10 ही कर दिए पर उनका ऑर्डर चेंज कर दिया, बट फ्रेंडशिप नहीं में या तो हमने 10 को नहीं, 9 ऑर्डर कर दिया नहीं या चेंज 11। किया, ऑर्डर नहीं बेटा। हम एक बार 10 एग्जांपल अगर देना थे, मैम, एक बार ट्रिपलेट के एक फॉर्म सिंपल में। सा है बच्चे, अगर हमने कहा हमारे पास मैंने पूरा एक असेंबली के अंदर 15-20 बच्चे खड़े हुए हैं, राइट, इन द 3 रोज दे आर बीइंग स्टैंडिंग, राइट। तो 3 रोज में बच्चे खड़े, मैं वही अभी भी 3 रो ही बना के रखूंगी। बस इसमें क्या करूंगी, मैं अपने स्कूल के जो मेरे 15 बच्चे थे, 15 में से किसी एक को उठा के मैंने आउटसाइडर से रिप्लेस कर दिया। तो आई हैव जस्ट डन द सब्स्टिट्यूशन। मैंने ना ORF को चेंज किया, ना मैंने ऑर्डर चेंज रिप्लेसमेंट। किया।
ऑर्डर भी नहीं किया, सब्स्टिट्यूट किया। सब्स्टिट्यूट का इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है? राइट, आपके पास कुछ नहीं है, आपने उसका नया सब्स्टिट्यूट लाके रख दिया, दैट इज सब्स्टिट्यूशन, दैट्स इट। में होता है। नहीं, बिल्कुल, जो आपने सिर्फ रिप्लेस किया है, आपने उस चीज को हटा के उसकी जगह कोई और चीज रख दी है। राइट, आप ना उसका पोजीशन चेंज करोगे, ना आप ऑर्डर चेंज करोगे, ना आप प्लेस चेंज करोगे, ना आप ओपन रीडिंग फ्रेम चेंज करोगे, आप कुछ नहीं करने वाले इसमें। मैम फ्रेम शिफ्ट में सिर्फ जैसे 15 बच्चे तो हमने या तो अब 14 फ्रेम कर दिया फिर 16 कर दिया। फ्रेम शिफ्ट का मतलब आपके पास 15 बच्चे थे, राइट, सडनली किसी एक स्टूडेंट की सब तबीयत ठीक नहीं थी, आपने उसको नॉर्मल जो है आपका मेडिकल रूम में भेज दिया, उसकी वजह से आपने देखा कि जो 3 रोज बनी हुई थी उसमें से एक रो में एक बच्चा कम हो गया, राइट। या फिर सडनली आपके पास बाहर से कोई एक और बच्चा आ गया, उसने भी कहा मुझे पार्टिसिपेट करना है, तो आपने सेकंड रो में उस बच्चे को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो मीन्स दैट आपने अब क्या किया, जब आपने सेकंड रो में जो आपके 5 थे, 5 की जगह 6 कर दिए, तो 6 करने की वजह से आपका रीडिंग पैटर्न चेंज हो गया ना, रीडिंग फ्रेम चेंज हो गया ना। अब आप 5 की जगह उसको कैसे रीड करोगे? 6 रीड करोगे। अगर आप डिलीट कर रहे थे तो 5 की जगह आप उसे कैसे रीड करोगे? आप 4 रीड करोगे। अब समझ आया मीनिंग? पर सब्स्टिट्यूशन फिर भी अमीनो एसिड तो अलग ही बनेगा ना। अभी तभी तो सब्स्टिट्यूशन के इफेक्ट पड़ा है। और क्यों पड़ा है सब्स्टिट्यूशन के इफेक्ट? कि अगर अमीनो एसिड में चेंज हुआ तो मिससेंस नाम दोगे, चेंज नहीं हुआ क्योंकि डीजनरेसी भी पॉसिबल है, अगर नहीं हुआ तो सेम सेंस नाम दोगे, और अगर पॉलीपेप्टाइड बनी ही नहीं क्योंकि स्टॉप कोडॉन आ गया तो नॉनसेंस नाम दोगे। तो वी हैव जस्ट गिवन अप द नेम्स ना, उसके इफेक्ट के बेसिस में। लेकिन फ्रेम शिफ्ट में तो क्या होगा, हमारे पास जब रीडिंग फ्रेम ही चेंज हो गया तो हम ये नहीं कहेंगे कि पॉलीपेप्टाइड सही बनेगा, पॉलीपेप्टाइड हमेशा ही वो नहीं बनेगा जो हमें नहीं चाहिए था, या फिर वो बनेगा ही नहीं। मीनिंग क्लियर? यस मैम। नाउ बेस एनालॉग का मतलब बेटा, नॉर्मल बेस के सिमिलर कॉपी हमने डाली है, लेकिन उसका बेस पेयरिंग पैटर्न उसका अलग है, प्रॉपर्टी उसकी अलग है। जैसे एडेनाइन पेयर करता है हमारे पास थाइमीन के साथ, लेकिन अब जी 2 अमीनो प्यूरीन पेयर करता है साइटोसिन के साथ, क्योंकि वो गोनिन जैसा हो गया। हाँ, कंप्लीट यहाँ तक पॉइंट? यस मैम। क्लियर है पूरा अच्छे से? राइट, सो दिस इज व्हाट वी विल से एज द होल पार्ट ऑफ द म्यूटेशन। यहाँ आपका म्यूटेशन माइंड अप होता है। एनी स्पेसिफिक डाउट टिल दिस फर्स्ट ऑफ ऑल? नो मैम। डन है यहाँ हम तक एक बार वो पॉइंट? रेप्लिकेशन एरर वाला फिर से एक्सप्लेन कर दो प्लीज, उसमें क्लियर नहीं हो रहा ठीक से। रेप्लिकेशन एरर का मतलब डीएनए पॉलीमरेज जब नया स्ट्रैंड बनाता है तो वो पुराने स्ट्रैंड को टेम्पलेट यूज करके चलता है। तो जो मदर स्ट्रैंड को वो टेम्पलेट यूज करके चल रहा है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग पे ही तो डॉटर स्ट्रैंड बनता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग पे जब डॉटर स्ट्रैंड बन रहा है, उसने लेट सपोज एडेनाइन के साथ पेयर अप करना था थाइमीन को, लेकिन गलती से एडेनाइन के साथ पेयर अप कर दिया साइटोसिन को। अगर पेयर अप साइटोसिन को कर दिया तो बेस पेयर चेंज हो गया। अब उसकी जो नेक्स्ट कॉपी बनेगी उसमें एडेनाइन ना जाके साइटोसिन के साथ क्या जाएगा? ग्वानिन जाएगा, राइट। तो एक डॉटर सेल के पास तो एडेनाइन के साथ थाइमीन जाएगा, एक डॉटर सेल के पास ग्वानिन के साथ साइटोसिन जाएगा। तो पूरा बेस पेयरिंग चेंज होता चला गया, राइट। बेसिकली क्या चेंज हुआ? सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन कॉज हो गया। यस मैम। ठीक है मैम? हाँ जी मैम, रेट्रोवायरस के अंदर जो रेप्लिकेशन होता है मैम, तो उसमें डीएनए पॉलीमरेज हेल्प नहीं करता रेप्लिकेशन में, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ही करेगा हेल्प। रेप्लिकेशन में सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज ही हेल्प करेगा, और रेप्लिकेशन उसका डीएनए का होगा। जब वो सीडीएनए बना लेगा तब। जैसे मतलब जैसे आरएनए से रेट्रोवायरस हमारे पास डीएनए आरएनए की बनेगा। कॉपीज नहीं बनाता, पहले वो आरएनए से सीडीएनए डीएनए बनाते क्योंकि उसका होस्ट जो है वो डीएनए होस्ट जो है उसका ह्यूमन है जिसके पास डीएनए है। तो पहले वो डीएनए बनाएगा, फिर डीएनए बनाने के बाद होस्ट में इंटीग्रेट करेगा उसको, फिर होस्ट के साथ साथ अपनी कॉपी को रेप्लिकेट करेगा। ठीक है? ओके मैम। यस मैम। Okay guys, anything else? यहाँ तक completed? Right, so this is the part we have completed till mutations. Now going to start with disorders. और disorders के बाद ही I'll begin up with the pedigree analysis. Right, तो disorders बहुत simple हैं, right, ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है किसी में भी, right, बस मेन ये है कि disorders में आपको ध्यान रखना है कि कौन सा disorder है, क्या उसके symptoms हैं, कैसे हम उसे recognize करते हैं, ताकि उससे related का pedigree हम आराम से कर पाएं।
राइट. सो नाउ मूविंग मैम? टू दी, हाँ जी बेटा. मैम इस बेस एनालॉग्स में भी अमीनो एसिड चेंज होगा जो कोड होगा? बेस एनालॉग्स में अमीनो एसिड, हाँ, अगर आप सेकंड या चेंज फर्स्ट होगा। पोजीशन पे, बिल्कुल. देखो अमीनो एसिड का चेंज होना बेटा किस पे डिपेंड करता है? अमीनो एसिड का चेंज होना डिपेंड करता है कि आप राइट चेंज किस पोजीशन पे करा रहे हो. अगर आप ट्रिपलेट की फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे चेंज कराते हो तो अमीनो एसिड चेंज होना वेरी ऑब्वियस है, होगा ही होगा विदाउट एनी लॉस. कोई भी ऐसा चांस है ही नहीं कि जहां पर ना हो. लेकिन अगर आप इसमें थर्ड पोजीशन पे कराते हो तो डीजेनरेसी की वजह से मे बी अ चांस कि अमीनो एसिड चेंज ना हो. ठीक है, अब समझ आया पॉइंट? हम Yes, तभी ma'am. से हम नॉन मैम ये ना तभी हम उसे साइलेंट बोल रहे हैं. मैम दैट्स व्हाई वी कीप साइलेंट. हाँ जी. मैम हम ये जो भी क्वेश्चन पूछा था ना रेट्रोवायरस वाला, वो कौन सा एंजाइम रेप्लिकेशन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसका आंसर ना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज दिया हुआ है. जियोलॉजी में क्वेश्चन है ये. इसका डीएनए पॉलीमरेज क्यों नहीं हुआ? वो इसी वजह से zoology में दे रखा है बिकॉज रेट्रोवायरस की लाइफ साइकिल का पहला एंजाइम यही है. जब वो सीडीएनए बना रहा है तो वो अपना रेप्लिकेशन जो कर रहा है वो अपना रेप्लिकेशन इन सेंस वो सीडीएनए में ही चेंज हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में ही चेंज हो रहा है. दैट्स व्हाई, क्योंकि बेटा रेप्लिकेशन का तो हुआ ना कि डीएनए टू डीएनए बना रहा है होस्ट के. बच्चे वायरस के पास डीएनए पॉलीमरेज होता ही नहीं है. वायरस तो खुद होस्ट पे डिपेंडेंट है डीएनए पॉलीमरेज के लिए. वायरस के पास रिवर्स क्वेश्चन में ट्रांसक्रिप्टेज होता है. मेंशन है ना रेप्लिकेशन. हाँ, तो वायरस का रेप्लिकेशन जो हो रहा है वो इसीलिए वहां पर मेंशन कर रखा है उन्होंने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज अगर आंसर दे रखा है इसी वजह से, क्योंकि वायरस अपने आरएनए को डीएनए में जो चेंज करेगा भले ही वो रेप्लिकेशन नहीं है लेकिन उसके लिए आप रेप्लिकेशन इसलिए मान सकते हो क्योंकि वो अपनी कॉपी होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस डीएनए की फॉर्म में कर सकता है, आरएनए की फॉर्म में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता. और वायरस के पास कभी भी डीएनए पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज नहीं होते हैं. वायरस इन दोनों एंजाइम्स के लिए होस्ट पे डिपेंडेंट होता है. तो वायरस कभी भी अपना खुद का रेप्लिकेशन कर ही नहीं सकता. ठीक है? ओके मैम. हाँ जी, और कुछ? मैम ये जो दोनों एंजाइम्स है डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि ये वायरस में एब्सेंट होते हैं इसीलिए वो होस्ट के आउटसाइड नॉन लिविंग बिहेवियर शो करता है. बिल्कुल, वो अपने जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट कर ही नहीं सकता. राइट, क्यों नहीं रेप्लिकेट कर सकता है? क्योंकि वेरी ऑब्वियस कि आपका यहाँ पर इट इज वायरस इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस द कॉपीज ऑफ इट्स ओन. तभी तो वो होस्ट पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट है. वायरस वैसे भी कोई एंजाइम कैरी नहीं करता, ये तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हो. ये स्पेशल वायरसेस हैं. राइट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हर वायरस के अंदर तो नहीं होता. इट इज ओनली प्रेजेंट इन द रेट्रोवायरस. जिसके पास आरएनए मटेरियल है उसी को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज दिए, जिसके पास डीएनए उसके पास तो कोई भी एंजाइम नहीं है. वो तो किस पे डिपेंडेंट है? पूरी तरीके से होस्ट पे डिपेंडेंट है कि होस्ट में जाएगा, काम करेगा, तब होगा प्रोसेस. समझ आया पॉइंट? यस मैम. राइट, यस. सो कंप्लीट यहाँ तक. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वन, ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स. राइट, सो स्टार्ट करेंगे अब जेनेटिक डिसऑर्डर से, एंड वो भी स्पेसिफिकली ह्यूमन के केस में, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स ही हैं जो आपको पढ़ना है. So moving to human genetic disorders, which can be studied as, इसको पढ़ते हैं as a Mendelian disorders और chromosomal disorders. मतलब ऐसे disorders जो Mendelian base और basis of inheritance को follow करते हैं उन्हें Mendelian disorders का नाम देते हैं. जो हमारे पास autosomal Mendelian basis of inheritance का मतलब जैसे मेंडल के हिसाब से रन करता है कि अगर पेरेंट में है तो प्रोजेनी में इस तरीके से जाएगा. राइट, जो ऐसे मूव करेंगे उन्हें मेंडेलियन डिसऑर्डर्स का नाम देंगे जो स्पेसिफिकली एक जीन म्यूटेशन की वजह से हुए. तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स वो हैं व्हिच अकर बिकॉज ऑफ द जीन म्यूटेशन, वाइल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स वो होते हैं जो जीन में ऑल्टरेशन की वजह से नहीं होते, जो क्रोमोसोम में चेंज की वजह से आते हैं. क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज कर दो, राइट, उसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को चेंज कर दो, उसके बेसिकली प्लॉइडी लेवल को चेंज कर दो, मींस व्हिच अकर बिकॉज ऑफ द जीनोमैटिक म्यूटेशंस और क्रोमोसोमल एबरेशंस की वजह से होते हैं. राइट, उन डिसऑर्डर्स को आप क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कहते हो. तो जो हमारे पास क्रोमोसोम में ऑल्टरेशन की वजह से होते हैं वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, और जो जीन में म्यूटेशंस होने की वजह से होते हैं, राइट, दे आर कॉल्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर्स. तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर ड्यू टू ऑल्टरेशन और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन. राइट, और दे कैन बी ट्रांसमिटेड. मेंडेलियन डिसऑर्डर ट्रांसमिट हो सकते हैं क्योंकि वो जीन में हुए, लेकिन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स ट्रांसमिट नहीं होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर.
डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, लेकिन हमारे पास सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, ये सब के सब मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है क्योंकि ये जीन म्यूटेशन की वजह से हो रहे हैं, राइट। सो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर द वन जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हुए प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के हिसाब से, और कैन बी स्टडीड बाय पेडिग्री एनालिसिस। वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को आप पेडिग्री एनालिसिस से नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आप पेडिग्री से सिर्फ उसी डिसऑर्डर को पढ़ सकते हो जो आगे जनरेशन में जा सकता है, राइट। और आगे जनरेशन में जाने वाला कौन सा है हमारे पास? मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर को आप पेडिग्री से पढ़ सकते हो, उसके अलावा आप क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को पेडिग्री से नहीं पढ़ सकते, राइट। तो ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना, राइट। मेंडेलियन डिसऑर्डर आपका हो सकता है ऑटोसोम पे कोई जीन लोकेटेड है उसकी वजह से हो, प्लस वो ऑटोसोम पे अगर जीन डोमिनेंट कंडीशन में है तो हो सकता है डिसऑर्डर कॉज कर रहा हो, रिसेसिव कंडीशन में तो हो सकता है डिसऑर्डर कॉज कर रहा हो, सेम हो सकता है वो एक्स क्रोमोसोम पे हो या फिर वो आपका यहाँ पर वाई क्रोमोसोम पे। वाई क्रोमोसोम पे तो जनरली डिसऑर्डर्स हम पढ़ते नहीं हैं, राइट। तो जो हम पढ़ते हैं वो ऑटोसोमल पढ़ते हैं और एक्स लिंक पढ़ते हैं। तो हम कहते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कैन बी ऑटोसोमल इन नेचर और कैन बी एक्स लिंक्ड इन नेचर, राइट, एंड कैन फॉलो दी इनहेरिटेंस पैटर्न को फॉलो करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, राइट। तो इसमें बेसिकली हम इसको स्टेट करते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट, अब इसी में ही हम स्टार्ट करेंगे विद द पॉइंट एज ऑटोसोमल, फर्स्ट ऑफ ऑल रेसेसिव डिसऑर्डर्स। अब ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर्स का मतलब कि अगर हमारे पास कोई रेसेसिव जीन प्रेजेंट है तो रेसेसिव जीन एज स्मॉल ए कैन कॉज द डिसीज, लेकिन अगर वो डोमिनेंट कंडीशन में है तो वो डिसीज कॉज नहीं करेगा, right? So if in the dominant condition it won't cause the disease, but in the recessive condition it will cause the disease. तो अब इसमें हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, राइट, दैट इज सर आर्नोल्ड गेरोड, राइट, जिन्होंने डिटरमाइन किया ऑटोसोमल रेसेसिव इनहेरिटेंस को फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर एल्कैप्टोन्यूरिया और ब्लैक यूरिन डिसीज। अभी क्या होता है एल्कैप्टोन्यूरिया, क्या होता है ब्लैक यूरिन डिसीज, दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद, राइट। ओके गाइस, नाउ ये पूरा इनहेरिटेंस पैटर्न है, ध्यान से समझना, एंजाइमेटिक ऑर्डर इसका जो गिवन है, क्योंकि ये 3 डिसऑर्डर्स एक साथ जो आपको मैं इसमें समझाऊंगी। ऐसी हमारे पास एक जनरल मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रहा है ऑर्गेनिज्म के अंदर, जहां हमारे पास ये अमीनो एसिड है, विच अमीनो एसिड इज कॉल्ड एज द फिनाइल एलानिन, राइट। फिनाइल एलानिन प्रेजेंट है, फिनाइल एलानिन चेंज हुआ टायरोसिन के अंदर बाय यूजिंग द एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, और टायरोसिन चेंज हुआ हमारे पास मिलानिन के अंदर, राइट। दैट टायरोसिन चेंजेस टू 2,4-डाइहाइड्रोक्सीफिनाइलिन देन मिलानिन। तो इतना याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मेन आपको फिनाइल एलानिन ध्यान रखना है, ये फिनाइल एलानिन था, फिनाइल एलानिन चेंजेस टू, राइट, टायरोसिन में चेंज हुआ और टायरोसिन से हमारे पास फाइनली क्या बना, मिलानिन बना, एक नॉर्मल पाथवे चल रहा है, राइट। टायरोसिन देन चेंजेस टू होमोजेनेटिक एसिड विच इज कॉल्ड HA, होमोजेनेटिक एसिड फिर हमारे पास चेंज हुआ, राइट, एसिटोएसिटिक एसिड, फिर पूरा ये पाथवे, जो पाथवे याद करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली इट गेट गो टू द ब्रेकडाउन, और ये इसके ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स। तो अब देखो हमारे पास अगर ये पूरा एक मेटाबॉलिक पाथवे अगर रन करते हैं तो इस पूरे मेटाबॉलिक पाथवे में हमें क्या पता चला कि फिनाइल एलानिन से जब टायरोसिन बना, तो फिनाइल एलानिन से टायरोसिन बना बाय यूजिंग द एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। नाउ जिस इंडिविजुअल के अंदर कैपिटल P और कैपिटल P स्मॉल p है, वो इंडिविजुअल फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज बनाएंगे और ये पूरा मेटाबॉलिक पाथवे चलेगा। लेकिन जिस इंडिविजुअल के अंदर स्मॉल p है, वो इसको नहीं बना पाएंगे, तो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज हमारे पास नहीं बना। अगर नहीं बना तो फिनाइल एलानिन टायरोसिन में चेंज नहीं हो पाया, बिकॉज ऑफ विच फिनाइल एलानिन एक्यूमुलेट हो गया, और एक्यूमुलेट होके इसने क्या कॉज कर दिया, फिनाइल पायरुविक एसिड, और ये डिसऑर्डर जो हमारे पास आ गया, दिस इज कॉल्ड एज द फिनाइल कीटोन्यूरिया। पॉइंट समझ आया सबको? इसका मतलब ये किस जीन की वजह से हुआ, डोमिनेंट या रेसेसिव? रेसेसिव, हम रेसेसिव की वजह से कॉज हुआ, तो डिसऑर्डर कौन सा हुआ, ऑटोसोमल रेसेसिव। अब मान लो जिस इंडिविजुअल को फिनाइल कीटोन्यूरिया था, राइट, कंडीशन ध्यान से देखना,
उसमें टायरोसिन भी नहीं बना हमारे पास, क्योंकि टायरोसिन नहीं बना तो आगे मिलानिन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी ना। मैं ये नहीं कहूंगी मिलानिन बनेगा नहीं, क्योंकि हो सकता है टायरोसिन किसी और पाथवे से भी बन रहा हो, लेकिन ये तो जरूरी है ना कि मिलानिन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, क्योंकि ये पाथवे तो चलेगा नहीं। एम आई राइट? यस मैम। यस राइट। तो जिस इंडिविजुअल के अंदर फिनाइलकीटोन्यूरिया, उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट मिलानिन का कम रहेगा, और मिलानिन का कम रहेगा तो वो कैसा रहेगा? एल्बिनिक रहेगा। करेक्ट? राइट, रिमेन एल्बिनिक इन नेचर। नाउ अब मैंने कहा लेट अस सपोज इंडिविजुअल के पास कैपिटल पी है, फिनाइलकीटोन्यूरिया नहीं है। अब उस इंडिविजुअल के पास टायरोसिन से मिलानिन बनाने के लिए कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी होना चाहिए था, लेकिन अगर उस इंडिविजुअल के पास स्मॉल टी है तो क्या ये स्टेप होगा उसके पास? नो मैम, रुक जाएगी। नो मैम। अब ये स्टेप नहीं होगा तो उसके पास मिलानिन नहीं बनेगा। अगर मिलानिन नहीं बनेगा तो क्या उसके अंदर डिसऑर्डर एल्बिनिज्म हो जाएगा? यस मैम, अल्बिनो चाइल्ड। एल्बिनो चाइल्ड हो जाएगा। अब मैंने कहा कि लेट अस सपोज उस इंडिविजुअल के पास राइट फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज बनाने का भी जीन है, टायरोसिनेज बनाने का भी जीन है, लेकिन उसके पास इस ऑक्सीडेज को बनाने का जीन नहीं है, ऑक्सीडेज नहीं बना, तो उससे मिलानिन भी बनाया, लेकिन जो टायरोसिन होमोजेनेटिक एसिड में कन्वर्ट हुआ वो भी हुआ, लेकिन होमोजेनेटिक एसिड का ब्रेकडाउन नहीं हुआ। अगर ये ब्रेकडाउन प्रोडक्ट नहीं बने तो क्या हो गया? HA का एक्यूमुलेशन हो गया, और अगर HA का एक्यूमुलेशन हो गया तो दिस HA एक्यूमुलेशन विल लीड्स टू दी एल्कैप्टोन्यूरिया। तो तीन डिसऑर्डर, तीनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड। मैम लास्ट प्रोडक्ट का नाम क्या है? एल्कैप्टोन्यूरिया। मैम उसका नाम क्या है? फ्यूमरिक एसिड के बगल में जो प्लस के बाद लिखा है। एसिटोएसिटिक एसिड। थैंक यू मैम। एवरीवन क्लियर विद दिस पॉइंट? अब मैं 2-3 स्टेटमेंट पूछूंगी, मुझे आंसर करना। जिस इंडिविजुअल को, हाँ बोलो। हम ये जो बीच में स्टेप्स है वो सारे याद करने के, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल? नहीं, बस मेन याद करना है। फिनाइलिन, टायरोसिन, मिलानिन, HA और फाइनल प्रोडक्ट। बीच में भले ही डैश कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ओके गाइस, नाउ द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम फिनाइलकीटोन्यूरिया शो द एल्बिनिक ट्रेट, यस और नो? ट्रू मैम। यस मैम। एल्बिनिक ट्रेट शो करेगा, राइट, क्योंकि उसमें मिलानिन की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कैन आई से फिनाइलकीटोन्यूरिया शो प्लियोट्रॉपी? यस मैम। यस मैम। हो गया। प्लियोट्रॉपी का एग्जांपल समझ आया? यस ठीक है। नाउ द पर्सन हु इज हैविंग द टायरोसिनेज डेफिशिएंसी will show phenylketonuria? नो मैम। No, ma'am. No. The person who is having alkaptonuria, does he or she have albinism or phenylketonuria? नो मैम। नो मैम। Can I say albinism or alkaptonuria, both of them are non-pleiotropic traits? Yes, ma'am. यस While phenylketonuria is a pleiotropic trait. Yes, ma'am. समझ आ गया सबको? हम ये All these प्लियोट्रॉपिक वाला three- पॉइंट एक्सप्लेन कर दीजिए। प्लियोट्रॉपिक का मतलब जिसके मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं। फिनाइलकेटोन्यूरिया का इफेक्ट आ गया ना, एक्स्ट्रा सेकेंडरी इफेक्ट आ अगर गया। आ गया तो आगे के दो भी आ जाएंगे। एग्जैक्टली। मैम एक्सक्यूज मी मैम, क्योंकि फिनाइलकीटोन्यूरिया जो है वो एक लियोट्रोपिक ट्रेट है, इसीलिए जिन इंडिविजुअल्स को ये प्रॉब्लम होती है उनमें साथ साथ एल्बिनिज्म भी शो होगा और एल्कैप्टोन्यूरिया भी शो होगा, क्योंकि नहीं उनमें डिसऑर्डर शो नहीं होंगे। आप ये नहीं कह रहे मिलानिन नहीं बनेगा, आप कह रहे हो मिलानिन कम बनेगा। तभी मैंने कहा दे शो एल्बिनिक नेचर, एल्बिनिज्म नहीं बोला मैंने। राइट, आप ये नहीं कहोगे कि जिसको फिनाइलकीटोन्यूरिया उसको एल्बिनिज्म और एल्कैप्टोन्यूरिया हो गया। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। जिसको फिनाइलकीटोन्यूरिया है वो मिलानिन की कम प्रोडक्शन शो करेगा, वो चाइल्ड आपको एल्बिनिक दिखेगा। मीनिंग समझ आया? राइट। Yes. जो एल्बिनिक चाइल्ड है, अगर उसमें एल्बिनिज्म 100% है तो फिनाइलकीटोन्यूरिया वाले में मैं कहूंगी 30-40% आपको एल्बिनिक नेचर दिख जाएगा। राइट, एल्कैप्टोन्यूरिया नहीं होगा। होमोजेनेटिक एसिड हो सकता है, और क्योंकि होमोजेनेटिक एसिड टायरोसिन नहीं बना तो HA नहीं बन रहा ना, किसी और पाथवे से तो बन रहा है ना। HA का ब्रेकडाउन तो हो ही रहा है ना, ऑक्सीडेज तो है ही ना उसके पास, ऑक्सीडेज को तो उसने इनहिबिट नहीं किया ना।
राइट। सो ऑन दैट अकाउंट मैं कहूंगी कि हाँ मेरे पास HA का ब्रेकडाउन होगा, लेकिन HA की उतनी प्रोडक्शन नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। सिंपल थिंग, समझ आया पॉइंट? यस मैम। राइट, ओके। मैम ये नाउ रिसेसिव है। हाँ बच्चे, तभी तो रिसेसिव जीन से कहा ना क्रॉस किए। अगर डोमिनेंट मैम होते तो डोमिनेंट वाला एंजाइम नहीं बना पाता। मीनिंग समझ आया डोमिनेंट और रिसेसिव वाला सबको? यस मैम आ गया। यस मैम आ गया। Now can I say phenylketonuria, albinism, alkaptonuria, all of them are the metabolic disorder? Because Yes, they are ma'am, directly बातें कर linked with the सकते Yes, ma'am. metabolism. Right, metabolism से linked है, metabolic disorder है, enzymes की non functioning cause कर रहे हैं, non synthesis cause कर रहे हैं, इसी वजह से biochemical disorder कहा, right? और genes में mutation की वजह से आ रहे हैं, इसलिए biogenetic disorders कहा, right? So this is what we will define as the main 3 disorders, right? Complete यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes. आगे बढ़ूं? ठीक है, राइट। नाउ नेक्स्ट, अब तो ये वही मैंने समझा रखा है जो आपको आगे बताया। ये थोड़ा सा पेज ब्लर है, इसको ध्यान से देखेंगे। एक टेबल है बच्चा, ये 3 डिसऑर्डर्स के रिलेटेड, राइट। एल्कैप्टोन्यूरिया आल्सो कॉल्ड ब्लैक यूरिन डिसीज, इसे हम ब्लैक यूरिन डिसीज कहते हैं। एंड रिमेंबर, it is the first autosomal recessive disorder to be studied. पहला डिसऑर्डर था जो स्टडी किया गया था, राइट। पहला डिसऑर्डर था जिसको फाइंड किया गया था, राइट, जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म के अंदर, राइट, डिफेक्टिव मिला था, जिसकी वजह से हमने ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स आगे पढ़ने शुरू किए थे, राइट। सो दिस इज द वन। नाउ देयर इज द डेफिशिएंसी ऑफ homogentisic acid ऑक्सीडेज एंजाइम, तो ये डिफेक्टिव एंजाइम है हमारे पास, लोकेटेड ऑन, इसका जीन जो है लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 3, थर्ड क्रोमोसोम पे लोकेटेड है। क्रोमोसोम नंबर 3 पे इसका पर्टिकुलर एंजाइम हमारे पास लोकेटेड है, सॉरी जीन जो है लोकेटेड है। नाउ सिम्टम, excessive secretion of L-captone और homogentisic acid, homogentisic acid का excessive secretion हुआ है यूरिन में। अब इसे ब्लैक यूरिन डिसऑर्डर क्यों कहते हैं कि अगर इस यूरिन को, जिसमें HA का अमाउंट ज्यादा है, उसको एयर में ऐसा छोड़ दिया जाए ना, राइट, तो इट गेट ऑक्सीडाइज्ड, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अगर ये ऑक्सीडाइज हुआ तो कन्वर्ट ब्लैक इन कलर, राइट। तो हमने कहा विच इफ लेफ्ट देन ऑक्सीडाइज एंड प्रोड्यूस ब्लैक कलर, दैट इज वाई, इसी वजह से बचा इसे हम ब्लैक यूरिन डिसऑर्डर का नाम देते हैं, राइट। एंड प्लस होमोजेंटिसिक एसिड हमारे बोन्स के अंदर जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं। अगर बोन्स में एक्यूमुलेट हो गया तो इट कॉज माइल्ड एरिथ्राइटिस, राइट। किस वजह से? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ, किसकी डिपोजिशन हो गई? एसिड की, स्पेसिफिकली जॉइंट्स के अंदर, राइट, एसिड क्रिस्टल्स इन जॉइंट्स, जॉइंट्स में इसका डिपोजिशन हो जाता है, तो इट विल कॉज दी, बेसिकली क्या कॉज करेगा? एरिथ्राइटिस की प्रॉब्लम कॉज करेगा, राइट। मीनिंग समझ आया सबको? फर्स्ट वन, सिम्टम्स ध्यान रखने, बहुत इजी सिम्टम्स है, राइट, दैट इज द एल्कैप्टोन्यूरिया। हाँ जी बेटा। इस डिसऑर्डर में होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज एसिड एंजाइम की डेफिशिएंसी रहती है। हाँ, क्योंकि एंजाइम बनेगा ही नहीं ना। अगर ये डिसऑर्डर क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडिविजुअल जो है हमारे पास रिसेसिव स्टेट में है। अब अगर इंडिविजुअल रेसेसिव स्टेट में है तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास उसके अंदर, राइट, रेसेसिव एंजाइम, रेसेसिव जीन होने की वजह से एंजाइम की फॉर्मेशन नहीं होगी। ओके मैम। एल्बिनिज्म, टायरोसिनेज एंजाइम, क्रोमोसोम नंबर 11 पे लोकेटेड जीन, इसका रेसेसिव जीन। अब इसमें क्या होगा हमारे पास एल्बिनिज्म में? मेलानिन की सिंथेसिस कम हो गई,
रिड्यूस्ड मेलानिन सिंथेसिस, राइट, जिसकी वजह से डिक्लाइन हो गया पिगमेंटेशन, डिक्लाइंड पिगमेंटेशन किस किस में, हेयर में, आइरिस में, स्किन कलर में पिगमेंटेशन कम हो गया, राइट। तो आईबॉल का कलर भी, उसी के साथ साथ हेयर का कलर भी, राइट, उसकी पिगमेंटेशन हमारे पास क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, डिक्लाइन हो चुकी है। क्लियर है यहां तक ना? अब उसी के बाद हमने कहा the next one, phenylketonuria, because of the deficiency of phenylalanine hydroxylase enzyme, chromosome number 12 located, leading to first one, neural dysfunctioning, न्यूरल डिसऑर्डर है ये हमारे पास, न्यूरल डिसफंक्शनिंग कॉज करता है। उसी के साथ साथ लर्निंग एबिलिटी चाइल्ड की कम हो जाती है, रिड्यूस लर्निंग एंड थिंकिंग एबिलिटी, ना तो प्रॉपरली थिंकिंग एबिलिटी रहती है, ना प्रॉपरली लर्निंग एबिलिटी रहती है, एंड अनेबल टू वॉक एंड टॉक, उसकी इनएबिलिटी हो जाती है, राइट। एंड phenylketonuria इज ऑल्सो कॉल्ड इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, क्योंकि बर्थ से ही होगा हमारे पास, इसीलिए हम इसको नाम देते हैं इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। सारे ही बर्थ से होते हैं, लेकिन इसको स्पेसिफिकली नाम इसलिए देते हैं क्योंकि ये आगे के डिसऑर्डर से भी लिंक्ड है, इसी वजह से। कंप्लीट एवरीवन? यस मैम। नोटेड? आगे बढ़ जाऊं? यस मैम। Okay guys, now moving to sickle cell anemia, one of the major disorder that we are going to start with. Sickle cell anemia, अब अगर हम डिफाइन करें सिकल सेल एनीमिया को, तो we can simply say an autosomal recessive disorder, 5 चीजें मैं लिखूंगी, पांचों प्रूव करेंगे इसके बारे में। Result of substitution mutation, as missense mutation. Next, example of pleiotropy, example of codominance, and example of sublethality. Right, these 5 things we have to prove it one by one for the whole autosomal recessive disorder as sickle cell anemia. Start करूं? यस मैम। Okay guys, now we say HbA is a normal allele, HbS is a diseased allele जो हमारे पास प्रेजेंट है। तो we simply define, यहाँ पर हमने कहा HbA is a normal individual, इसमें कोई डिसऑर्डर नहीं है, नॉन डिसीज्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। HbS is having sickle cell anemia, that is going to be the deceased individual, right, irrespective of male or female, क्योंकि ऑटोसोम पे लोकेटेड है ये, right, located on chromosome number 11. HbA-HbS is going to be a carrier. Individual HbS हमारे पास सिकल सेल एनीमिया डिसीज्ड इंडिविजुअल,
HbS is a carrier having sickle cell trait. अभी क्या होता है मैं आपको समझाऊंगी. तो we say this is the autosomal dominant and this is the autosomal recessive. इसका मतलब डिसऑर्डर कैसे है, डोमिनेंट या रेसेसिव? मैम रिसेसिव पहला पॉइंट किया. अब ये किस वजह से हुआ डिसऑर्डर, उसको अगर अब हम समझते हैं तो लेट्स टॉक अबाउट दिस. ये पूरा अच्छे से प्रोसेस समझना है, क्लियर करना है इसका कि हम कैसे चेंज करते हैं और क्या हमारे पास नॉर्मल में होता है और कैसे हमारे पास चेंज आता है इन दी जीन. Now in this complete देखो, क्रोमोसोम नंबर 11 पे हमारे पास जीन है HbA जीन. HbA जीन के पास राइट ये हमारे पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम नॉर्मल है. ये 6th DNA ट्रिपलेट है, मतलब DNA का ट्रिपलेट हम देख रहे हैं सिर्फ 6th पोजीशन वाला. ठीक है, तो मैंने देखा CTC, इसके कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्वियसली GAG हो गया. अब जो चेंज हुआ यहाँ से यहाँ तक, दिस चेंज इज बेसिकली अ सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन and if you will see the substitution mutation happen that T changes to A. Right, CTC की जगह क्या हो गया हमारे पास, CAC. My right, CTC की जगह हमारे पास क्या आ गया, CAC. अब CAC आ गया तो बेस पेयर भी चेंज, GTG. तो मैं इसको नाम क्या दे दूं, दिस इज कॉल्ड म्यूटेटेड 6th DNA ट्रिपलेट. नाउ टेल मी पोजीशन, कौन सी पोजीशन, एट विच पोजीशन द चेंज अकर, 6th पोजीशन राइट, और 6 DNA ट्रिपलेट पे. लेकिन DNA ट्रिपलेट की कौन सी पोजीशन पे ऑल्ट्रेशन हुआ, सेकंड. अगर सेकंड पे हुआ तो अमीनो एसिड चेंज होगा, हम होगा. यस मैम. होगा. म्यूटेशन कौन सी हो गई, मिससेंस म्यूटेशन. यस मैम. यस मैम. ठीक है. नाउ सी mRNA का नॉर्मल कोडॉन क्या आना चाहिए था, GAG. अब म्यूटेटेड कोडॉन कौन सा आ गया, GTG. दैट इज GU. GAG कोड करता है ग्लूटामिक एसिड के हिसाब से, तो ये हो गया नॉर्मल अमीनो एसिड. अब आ गया वेलिन. वेलिन क्या हो गया, म्यूटेटेड अमीनो एसिड. करेक्ट. अब अगर नॉर्मल अमीनो एसिड से म्यूटेटेड अमीनो एसिड की तरफ आप पहुंचे तो एक सिंपल सा मुझे मीनिंग यहाँ समझाना कि जब हमने नॉर्मल अमीनो एसिड से म्यूटेटेड अमीनो एसिड बना दिया, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर म्यूटेशन विच विल हैपन, जो म्यूटेशन हुई है, ये म्यूटेशन क्या है हमारे पास, क्या इसमें आपने ORF को चेंज किया या फिर आपने इसमें पॉलीपेप्टाइड नहीं बनाई या आपने म्यूटेटेड पॉलीपेप्टाइड बनाई, तीनों में से क्या चीज सही है, म्यूटेटेड पॉलीपेप्टाइड. राइट. तो अगर मैं कहूँ इसके अंदर द म्यूटेशन इज substitution mutation leading to change in amino acid at 6th position in polypeptide. Correct? Leading to missense mutation and synthesis of misfunctional लिख सकती हूँ, यस मैम. राइट, या फिर नॉन फंक्शनल बीटा ग्लोबिन चेन. राइट, तो कैन आई से नंबर ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन रिमेन सेम, यस मैम. नंबर सेम रहेंगे उनके, राइट. only the altered beta globin chain will be formed. ऐसा तो नहीं होगा बीटा ग्लोबिन चेन बन नहीं रही, सिर्फ बन क्या रहा है हमारे पास, ऑल्टर्ड बीटा ग्लोबिन.
पॉइंट समझ आ गया? यस क्लियर? अंडरस्टूड? हम ऐसे क्यों लिखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन P का A से हो, ऐसे क्यों नहीं लिखते A T से सब्स्टिट्यूट हुआ? हम उस पे सब्स्टिट्यूशन लिखते हैं जो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड होता है, क्योंकि चेंज किसकी वजह से आएगा? नॉन कोडिंग की वजह से, कोडिंग की वजह से? नॉन कोडिंग की वजह से आएगा इसको नॉन कोडिंग। एग्जैक्ट। एवरीवन क्लियर? हाँ जी। हम एक बार जो पिछली वाली स्लाइड थी वो दिखा दो। ओके, ये वाला नोट हो गया सबका? आगे बढ़ो। हम ये भी कर रहे हैं। नो मैम, एक बार ये नोट कर लो, फिर मैं आती हूँ। यस बच्चा, नोटेड। टर्न करो। मैम ये PDF भेज देना प्लीज। मैं भेज दूंगी। मैम ये नोट हो गया था, वो जो वो बनाया फिगर वाला और वो लास्ट वाला नहीं। नोट करो। फिगर वाला पहले नोट करो पूरा। सिकल सेल एनीमिया बेटा बहुत अच्छे से एग्जाम में बहुत आता है, क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं इस पे, इसलिए इसको मिस नहीं करना है। नीचे करो। यस यस डन है यहाँ तक? यस मैम। फाइन। ओके गाइस, नाउ अब इसी में ही देखो, ये हमने इसका प्रूफ किया, सेकंड पॉइंट। नाउ मूविंग टू द थर्ड पॉइंट। बहुत ध्यान से देखना। जो इंडिविजुअल HbA उसके पास नॉर्मल बीटा ग्लोबिन चेन है 100% चेन्स नॉर्मल। जो इंडिविजुअल HbS है उसके पास म्यूटेटेड बीटा ग्लोबिन चेन। नाउ अब नॉर्मल कहने का मतलब था कि 6 पोजीशन पे आपने क्या दिया है वहां पर? ग्लूटामिक एसिड। म्यूटेटेड 100% कहने का मतलब है कि 6 पोजीशन पे आपने क्या दे दिया? वैलिन। ठीक है, राइट। सिकल सेल अनीमिया। अब जो इंडिविजुअल HbA/HbS आया, क्या मैं इसे हेट्रोजाइगस लिखूं? यस मैम। राइट। ये इंडिविजुअल 50% नॉर्मल बीटा ग्लोबिन चेन 50% म्यूटेट एंड 50% म्यूटेटेड बीटा ग्लोबिन चेन कैरी करता है। अगर मैं एक डेफिनेशन याद करूं तो डेफिनेशन मुझे याद आती है इसकी कि whenever F1 generation, heterozygous के F1 generation, when a heterozygous individual or F1 generation resemble both the parents, तब हम उसको डिफाइन करते हैं राइट एज कोडोमिनेंस। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस मैम। ये दोनों पेरेंट को रिसेंबल कर रहा है। ऐसा नहीं किया कि भाई 100% एक बना लिया या 100% म्यूटेटेड बनाया, 100% नॉर्मल बनाया, नहीं, 50-50 बनाया, तो दोनों पेरेंट की कॉपी कर रहा है राइट। इसी वजह से हम इसे क्या कहेंगे, और ब्लेंडिंग भी नहीं हुई। ब्लेंडिंग ट्रेट का क्या मतलब होता है हमारे पास कि इसके अंदर कैसा बनता कि एक ही चेन जो बनती है हमारे पास वो या तो नॉर्मल भी प्रॉपर नहीं बन पाती और हमारे पास म्यूटेटेड भी प्रॉपर नहीं बन पाती, ऐसा भी नहीं हुआ राइट। सो वी हैव दिस कॉल्ड एज दिस, को नाम क्या दे दिया हमने? कोडोमिनेंट trait, right? And this trait is called sickle cell trait. Means ये individual जो है हमारे पास, which is called carrier individual, will not show the trait in normal condition.
will show sickle cell anemia, will show diseased trait. कब show करेगा? Only in low oxygen concentration. जब लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होगी तब ये डिसीज ट्रेट शो करेगा, अदरवाइज डिसीज ट्रेट शो नहीं करेगा. मीनिंग सबको समझ आता है? Yes, Right? So it will show the disease trait in low oxygen concentration. Why? Because in low oxygen concentration जो इस चेन में वेलिन है, show hydrophobic interactions with किसके साथ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन करेगा? आरबीसी मेम्ब्रेन. और अगर आरबीसी मेम्ब्रेन के साथ इंटरेक्शन हाइड्रोफोबिक शो कर दी तो कैसे बन जाएंगे? सिकल शेप्ड आरबीसी. और अगर आरबीसी सिकल शेप्ड हो गए सो लो मेटाबॉलिज्म, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी. ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी एचबी की कम हो गई और मेटाबॉलिज्म भी कैसा हो गया? रिड्यूस्ड. इज इट फाइन? अब ये जो इफेक्ट मुझे मिला, रादर ये सिकल सेल एनीमिया भी लो ऑक्सीजन में ही शो करेंगे. राइट, नॉर्मल में तो फिर भी इतना वर्क कर जाएंगे, लेकिन लो ऑक्सीजन में सबसे मेन इफेक्ट आपको दिखेगा इसका. तो अगर मैं ये इफेक्ट देखूं, क्या ये सब शो कर रहे हैं? इट्स एन एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉपी. राइट, अग्रीड एवरीवन? यस मैम. तो अब हमें यहाँ से ये चार चीजें क्लियर. हम जूलॉजी में सर ने बोला था कि जो कैरियर्स होते हैं ना वो ये मस्कीटोस वगैरह से वो होते हैं, रेफरेंट होते हैं. हाँ, वो तो उसमें इसका इफेक्ट होता है, क्योंकि अगर आरबीसी आपके यहाँ पर 50% सिकल शेप्ड है, लेट अस सपोज, तो 50% है तो ऑब्वियसली बात है कि उसके अंदर मलेरियल जो पैरासाइट है हमारे पास, राइट, अगर उसको प्लाज्मोडियम को आरबीसी एज अ मेन साइट चाहिए तो सिकल शेप्ड होने की वजह से वो आरबीसी को इनसाइट कर ही नहीं पाता. आरबीसी उसको आरबीसी के अंदर वो सेटल अप नहीं हो पाता. अगर आरबीसी में उसको उतना सरफेस से नहीं मिलेगा ग्रोथ के लिए तो ऑटोमेटिकली उसका रिप्रोडक्टिव साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, उसकी जनरेशंस नहीं हो पाएंगी और वहीं पर वो क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा. मैम कैरियर में भी नहीं होता. कैरियर में चांसेस कम होते हैं मलेरिया होने के. जो डिसीज्ड वाला है वो तो पूरी तरीके से रेजिस्टेंट होता है मलेरिया से, और नॉर्मल वाला तो मलेरिया से ससेप्टेबल होता ही होता है. फाइन यहाँ तक? एनी अदर पॉइंट? मैम वो कोड आगे बढ़ जाऊं? नहीं समझ रहा. कोडोमिनेंस बेटा, कोडोमिनेंस अगर मैं कहती हूँ दो एक इंडिविजुअल F1 जनरेशन सिर्फ डोमिनेंट पेरेंट को रिजेंबल करता तो कंप्लीट डोमिनेंस ना, दोनों का मिक्स ट्रेट कैरी करता तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस. लेकिन अगर दोनों के ही ट्रेट को इंडिविजुअली शो कर रहा है तो क्या हो गया? कोडोमिनेंस. ए बी ब्लड ग्रुप का याद रखो, ए भी बनेगा और बी भी बनेगा. हाफ हाफ दिया था ना वहां पर भी, आरबीसी के ऊपर हाफ ए एंटीजन होंगे हाफ बी एंटीजन होंगे, कहा था कोडोमिनेंस. Yes. तो यहाँ भी क्या होगा? आधी चेंज जो होंगी नॉर्मल होगी, आधी चेंज क्या होंगी? म्यूटेटेड होंगी. Yes, ma'am. Everyone clear with the point? Yes, ma'am. Now, अब अगर मैं कोड डोमिनेंस को प्रूव करूं, अगर मैं ये करती हूँ एज अ क्रॉस वन, तो मुझे प्रोजेनी क्या मिलेगी? HBA, 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 HBS, HBA, HBS, and HBA, HBS, HBS, right? On that ये नॉर्मल. अब मैं इन्हें नॉर्मल तो नहीं लिख सकती ना, और ये एक सिर्फ एक अकेला ऐसा है बेटा जिसमें मैं इसको नॉर्मल नहीं लिख सकती, मैं इसे कैरियर लिखूंगी, वरना ऑटोसोमल में ऐसा कभी नहीं होता. ये सिर्फ यही एक केस है सिकल सेल एनीमिया का, और ये मेरे पास क्या आ गया? डिसीज्ड. So the F2 ratio is आनी चाहिए 3:1.
लेकिन आई क्या 1:2:1। नाउ इसमें अगर मैं क्रॉस 2 यहाँ बनाऊं HBA क्रॉस विद HBS क्या आएगी प्रोजेनी? सारे कैरियर्स होंगे। हम सारे Carrier. कैरियर सारे हमारे कैरियर पॉसिबल है एग्जैक्टली इट इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल नहीं है ना, ये तो जिंदा ही नहीं रहेगा रिप्रोडक्टिव। एग्जैक्टली पढ़ाया था पहले भी पॉइंट। यस मैम करवाई। ये हमारे पास क्या होगा डाई बिफोर अचीविंग रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी। अगर ये मर जाएगा मीन्स नो प्रोजेनी as cross is not possible। क्रॉस ही पॉसिबल नहीं, ठीक है राइट। तो हमारे पास जब क्रॉस ही पॉसिबल नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो इंडिविजुअल डन। अब इसी में ही क्रॉस 3 हाँ जी क्या रिजल्ट होगा? मैम ये क्रॉस भी पॉसिबल नहीं है। करेक्ट। और मैम ये सब्लिटैरिटी अगेन HPS सेम रीजन हो गया। राइट। तो अगर कहा जाए सिकल सेल एनीमिया के लिए टेस्ट क्रॉस एंड प्योर लाइन क्रॉस आर नॉट पॉसिबल, ठीक है स्टेटमेंट? यस मैम। यस मैम। तो ये ध्यान रखना है दोनों पॉइंट्स। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट सिकल सेल एनीमिया गाइस। राइट। अच्छा एक चीज और, सिकल सेल एनीमिया इज अ क्वालिटेटिव डिफेक्ट और अ क्वांटिटेटिव डिफेक्ट? क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव क्वालिटी चेंज हुआ है ना, ग्लूटामिक की जगह वैल्यू क्वांटिटी। क्वालिटेटिव क्यों? क्योंकि हमने क्वांटिटी चेंज नहीं की, हमने क्या चेंज किया? उसकी क्वालिटी चेंज किया। क्वालिटेटिव डिफेक्ट। क्वांटिटेटिव डिफेक्ट वो होगा जिसमें नंबर कम ज्यादा हो जाएगा। 100% पहले भी था, 100% अभी भी है, बस अब डिफर क्या कर गया कि पहले 100% नॉर्मल थे, अब 100% म्यूटेटेड है। अगर 100 है भी तो आपका आधे म्यूटेटेड है आधे नॉर्मल। इज इट फाइन? यस मैम। यस पॉइंट है एवरीवन? राइट, आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट पे। यस अब इन 5 चीजों के अलावा सिकल सेल एनीमिया से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बस यही आपको ध्यान रखने में अबाउट सिकल सेल एनीमिया। नाउ मूविंग टू थैलेसीमिया। राइट, ये फालतू लिखा हुआ है इतनी भाषा इसमें पैकेज में, फायदा नहीं है, सिंपल सा करना है इसमें। थैलेसीमिया इज autosomal recessive disorder plus it is a result of frame shift mutation plus frame shift mutation से हो रहा है, autosomal recessive disorder है हमारे पास, a quantitative defect but follow qualitative inheritance। बच्चे मेंडेलियन इनहेरिटेंस को अगर आपको याद हो तो हम क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस कहते हैं। तो फॉलो क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस करेगा, लेकिन है कैसा डिफेक्ट? क्वांटिटेटिव डिफेक्ट। क्यों होता है ये बेसिकली? राइट, ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो हमारे पास अराइज होता है बिकॉज ऑफ, जहां हम कहते हैं राइट थैलेसीमिया लीड्स टू decrease in number of globin chain synthesis। जो ग्लोबिन चेन बन रही है उन ग्लोबिन चेन के नंबर को कम करते हैं। राइट, ऐसे डिसऑर्डर जहां पर ग्लोबिन चेन की सिंथेसिस कम हो जाएगी, राइट, एंड एक्सेस इन नंबर ऑफ अदर ग्लोबिन चेन सिंथेसिस। इसका मतलब क्या?
अगर हमारे पास किसी इंडिविजुअल में अल्फा थैलेसीमिया है तो अल्फा थैलेसीमिया रिजल्ट्स इन दी अल्फा ग्लोबिन चेन के नंबर, अगर पहले 100 की जरूरत थी सेल के अंदर नॉर्मल कंडीशन में, अब 20 बनेंगे। बचे हुए 80 नंबर जो गैप रह गया वो बीटा ग्लोबिन के नंबर बढ़ जाएंगे तो कंपेंसेट होगा, राइट। लेकिन अगर अल्फा थैलेसीमिया है तो अल्फा के नंबर कम हो चुके हैं, बीटा थैलेसीमिया है बीटा के नंबर कम हो चुके हैं, डेल्टा थैलेसीमिया है डेल्टा के नंबर कम हो चुके हैं, राइट। डेल्टा चेन तो वैसे भी रेयर होती हैं, राइट। अल्फा बीटा मेन होती है एचबी के अंदर हमारे पास, तो उससे इफेक्ट होता है। पॉइंट सबको समझ आया, राइट। इट्स अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर कॉज्ड बाय डिफेक्ट इन synthesis of globin, polypeptide, alpha or beta chain in RBC. Absence or reduced synthesis of one of the globin chain result in excess of the other, right? And leading to basically, क्योंकि जो पैटर्न बनता है हम कहते हैं अल्फा टू चेन्स बननी चाहिए ना, अगर अल्फा का नंबर कम या बीटा का नंबर कम तो ऑटोमेटिकली वो सिंथेसिस तो हो नहीं पाएगी आपकी, जिसकी वजह से इट विल लीड टू द सेल लाइसिस एंड रिजल्टिंग इन एनेमेटिक कंडीशंस, राइट। एवरीवन गॉट दिस थिंग? यस मैम। यस, राइट। तो अब अगर मैं इसमें दो कंडीशन बनाऊं तो आपको याद रखना है क्रोमोसोम नंबर, राइट, और उसी के साथ साथ इनका इफेक्ट क्या क्या है, राइट। तो अल्फा थैलेसीमिया में हम कहते हैं दो जीन है HbA1 HbA2, राइट। ये दोनों जीन हमारे पास जो है, राइट, दे आर द वन जो बेसिकली लोकेटेड है क्रोमोसोम नंबर 16 पे 16p आर्म में, जिसमें अल्फा ग्लोबिन चेन की प्रोडक्शन कम हो गई, बहुत कम अल्फा ग्लोबिन चेन बनी, उसकी जगह एक्सेस किसकी बन गई, बीटा ग्लोबिन की, राइट। और अगर चाइल्ड में देख रहे हैं, न्यूबॉर्न में देख रहे हैं तो गामा चेन्स की, राइट, हमारे पास सिंथेसिस ज्यादा हो, जिसकी वजह से एक्सेस बीटा होने की वजह से उसने एक अनस्टेबल टेट्रामर बना दिया। अल्फा तो है नहीं तो बीटा बीटा पेयर अप कर गए, राइट। 4 बीटा चेन्स एक साथ पेयर अप हो गई अल्फा 2 की जगह, तो हम क्या बनाते हैं HB में अल्फा 2 बीटा 2 लिखते हो, तो अल्फा 2 बीटा 2 की जगह बीटा 4 लिख दिया आपने, टेट्रामर बन गया जो अनस्टेबल हुआ, जिसकी वजह से उसका एबनॉर्मल ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व हो गया और अल्टीमेटली पर्सन में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होनी शुरू हो गई, क्योंकि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अच्छे से नहीं हुई, प्रॉपर मेटाबॉलिज्म उसका रिड्यूस होने लग गया, राइट। बीटा थैलेसीमिया HBB जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 11, राइट, जिसपे सिकल सेल एनीमिया हुआ था। लेकिन वहां सिकल सेल एनीमिया में हमने ये नहीं कहा था बीटा ग्लोबिन बनेगा, नहीं बना था, बीटा ग्लोबिन के नंबर कम बने थे। यहाँ हम नंबर नहीं कम बने थे, हमारा बीटा ग्लोबिन म्यूटेटेड बना था। यहाँ हम कहेंगे बीटा ग्लोबिन बनेगा ही नहीं, उसके नंबर ही कम हो जाएंगे, राइट। क्लियर एवरीवन? सो इट अराइजेस इन, कौन सा बेटा? अल्फा थैलेसीमिया कौन से क्रोमोसोम? 16, अल्फा 16 पे, ये 11 पे, राइट। नाउ अब ये हमारे पास म्यूटेशन, अगर बीटा ग्लोबिन बिल्कुल भी नहीं बन ही नहीं रहा तो मेजर, थोड़ा बन रहा है तो माइनर, राइट। उस हिसाब से हम इसे इंटरमीडिएट, माइनर, इस हिसाब से हम इसे डिफाइन करते हैं, राइट। कितनी बीटा चेन्स के नंबर बन, राइट। इसी वजह से बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है उस चाइल्ड के अंदर जिसमें थैलेसीमिया होता है, बिकॉज दे हैव टू रिकवर विद इट, उसको उनके रिकवर होना होता है उसके हिसाब से, राइट, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर फॉर्मेशन कर सके, राइट। और उसमें एक्सेस किसकी हो जाएगी, अल्फा की, लेकिन अल्फा टेट्रामर नहीं बनाते, राइट, रादर आरबीसी की मेम्ब्रेन से बाइंड होते हैं और मेम्ब्रेन डैमेज करके टॉक्सिक एग्रीगेट्स बनाते हैं, हीमोलिटिक अनीमिया कॉज करते हैं। हीमोलिटिक अनीमिया पता है? हीमोलिटिक अनीमिया का मतलब द अनीमिया व्हिच विल कॉज ड्यू टू द आरबीसी डैमेज, आरबीसी के डैमेज से जो अनीमिया हुआ है। डन है यहाँ तक पॉइंट? एवरीवन अंडरस्टूड? यस, राइट। तो इसीलिए हमने कहा क्वांटिटेटिव डिफेक्ट बट फॉलो क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। एक क्वेश्चन आ चुका है नीट में 2017 में, सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया डिफर फ्रॉम ईच अदर इन, राइट, दोनों क्या है हमारे पास, दोनों, यस, अब ध्यान से, दोनों क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव ट्रेट है, ये क्वांटिटेटिव ट्रेट है। वो क्वालिटी में मैटर कर रहे हैं, ये क्वांटिटी में मैटर कर रहे हैं, राइट। ध्यान रहेगा ये पॉइंट? यस मैम। क्वालिटेटिव इसलिए बोला क्योंकि पेंडिंग यस मैम। यस, क्वालिटेटिव इसलिए क्योंकि आपने उसकी क्वालिटी डिस्टर्ब कर दी, जो बनना चाहिए। क्वांटिटी इसलिए क्योंकि आपने उसकी क्वांटिटी को कम ज्यादा कर दिया, ठीक है, राइट। दो एग्जांपल्स और है बेटा जो सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आएंगे, जो मैं नेक्स्ट टाइम आपको कल कराऊंगी, इसमें वो क्वेश्चंस में आते हैं। तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं, राइट। सिर्फ आपको नाम ध्यान रखने हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस, आप शायद जू में पढ़ चुके होंगे, नहीं भी पढ़ा तो कोई डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, आते नहीं है एग्जाम में। क्रोमोसोम नंबर 7 पे एक डिसऑर्डर है,
राइट, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड tay Sachs डिसीज, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है क्रोमोसोम नंबर 15 पे, राइट। तो ये 2 अदर एग्जांपल्स हैं, इनकी डिटेलिंग नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीट में कभी नहीं आएगा। सिर्फ क्वेश्चन में ये नाम क्यों मैंने इसलिए बता दी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, पेडिग्री का क्वेश्चन दे देते हैं, ऊपर लिखते हैं राइट द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम सिस्टिक फाइब्रोसिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनहेरिटेंस पैटर्न इज बीइंग फॉलोड। पेडिग्री सॉल्व करना ही नहीं मुझे, ऊपर पता चल गया सिस्टिक फाइब्रोसिस, नीचे आंसर में मार्क करूंगी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, राइट। आई डोंट नीड टू सॉल्व द पेडिग्री, इसीलिए मुझे उन क्वेश्चंस को टारगेट अप करने के लिए सिर्फ नाम पता होने चाहिए, जिसके लिए सिस्टिक फाइब्रोसिस, tay Sachs डिसऑर्डर्स वगैरह यहाँ पर मेंशन है, ठीक है, राइट। अब आपके साथ में स्लाइड शेयर करूंगी। अभी ये ऑटोसोमल डोमिनेंट तो 2-3 मुझे बताने हैं इसमें, एक्स लिंक्ड हम कर चुके हैं, राइट, हीमोफीलिया, सिकल हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, अगर सबको ध्यान हो तो। और उसी के बाद क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स भी मैंने आपको बताए हैं, सिम्टम्स आपको अब ध्यान करने, तो ये एक बार आपको स्लाइड्स ना आज रीड कर लेनी है, ताकि कल की क्लास में हमारी पूरी क्लास सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पे जाए, पेडिग्री पे और क्वेश्चंस पे, राइट। क्योंकि अब जो पार्ट बचा है वो बहुत कम है, राइट। इसका हार्डली हाफ एन आवर का पार्ट है जिसमें मुझे आपके साथ डिस्कशन करना होगा, राइट। बाकी सब मेरे को जो पार्ट देना है वो बेसिकली सिर्फ न्यूमेरिक प्रैक्टिस के लिए, इसलिए 2 क्लास इसलिए असाइन कर दी, राइट, ताकि जो आपका अच्छे से जेनेटिक्स पूरा वाइंड अप हो जाए, फिनिश अप कर दे हम इसको, राइट। पेडिग्री वाला पार्ट और ये, और प्लस एक चीज और, मेरे पास पैकेज नहीं है, राइट, बिकॉज आई एम नॉट इन द ऑफिस राइट नाउ, तो मेरे पास अभी पैकेज नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है इस टाइम पे। तो जो जो क्वेश्चंस में आपका डाउट है, राइट, वो क्वेश्चंस एक जगह या तो कंपाइल कर लो, या फिर एक कोई ऐसा काम करना कि जेनेटिक्स के जितने सेक्शन ए से लेके डी तक है, एक फोटो क्लिक करके उसका एक डॉग बना के मुझे भेज देना, एनी वन ऑफ यू, ताकि जब हम कल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आराम से डिस्कस हो पाए, ठीक है, राइट। तो वो काम आराम से हो पाएगा आपका। तो अब बात आती है नेक्स्ट इसके आगे की, राइट। तो अब जिनके डाउट्स हैं दे कैन स्टे, वांट टू गो दे कैन मूव अप, राइट। जिनको डाउट डिस्कस करने हैं दे कैन स्टे अप विद दैट, एंड वी कैन हैव द डिस्कशन। मैं अभी नोट शेयर कर दूंगी, राइट, एंड यू पीपल स्टडी विद द नोट्स प्रॉपर, ये पढ़ोगे डिसऑर्डर्स अच्छे से, राइट, एंड टर्न अप टुमारो सेम टाइम।